मेरा एक बेहद करीबी पड़ोसी था जो हमेशा फ़ायदा उठाता था। जब भी मेरे पेरेंट्स बाहर जाते, वो मुझे खेलने के लिए अपने कमरे में ले जाती थी। एक बार मैं उसके घर गया। उसके हाथ में एक पिंक जार था और उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो कुछ अजीब सी लग रही थी। मेरा ध्यान भटकाने के लिए उसने मेज़ पर स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार लगा दी। मैंने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन न जाने क्यों उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी। जब मेरी आँख खुली तो मुझे बेहद कमज़ोरी महसूस हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने बिस्तर गीला कर दिया हो। और फिर मेरी सिस्टर गायब हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ गई, जब तक कि मैं 18 साल का नहीं हो गया। मैंने उस पड़ोसी को फिर से देखा, वही जो मुझे बचपन से बहुत प्यार करती थी। मैं अभी अभी स्कूल से लौटा था। मैंने ऊपर देखा और कोने में मौजूद उस घर को पाया जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था। मैंने देखा कि सामने का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जिससे हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मेरे पैर कमज़ोर पड़ गए, लेकिन बाहर से मैंने खुद को बिल्कुल शांत बनाए रखा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ा, दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैं नॉक करना भूल गया। मैं भूल गया कि मैं बिना इजाज़त किसी की प्रॉपर्टी में घुस रहा हूँ। मैं भूल गया कि हम सिर्फ पड़ोसी थे जो सालों से नहीं मिले थे। मैं बिना इजाज़त के अंदर घुस गया, उम्मीदों से भरा हुआ, उसे ढूंढता हुआ। हवा में खाने की खुशबू तैर रही थी। घर बिल्कुल साफ सुथरा था। छोटा भुलक्कड़ अपनी नाक का पीछा करते हुए यहाँ तक आ ही गया। लिन ने पीछे मुड़ते हुए कहा। उसके लाल होठों पर एक जादुई मुस्कान उभर आई। वो कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बहुत वक्त बीत गया है। मैं वहां हैरान खड़ा रहा क्योंकि धुंधली यादें धीरे धीरे साफ होने लगी थी। जो मेरे सामने खड़ी ये शख्सियत से नील खा रही थी, वो अब भी उतनी ही प्यारी, शालीन और आकर्षक थी जैसी हमेशा हुआ करती थी। बहुत बहुत लंबा वक्त बीत गया है लिन। न जाने क्यों अचानक मेरी जबान लड़खड़ाने लगी है। तुम्हारी सिस्टर इतनी खूबसूरत है कि लियो तो बस बिना पलक झपकाए देखता ही रह गया। लिन ने मेरी तरफ और मेरे शर्मीले चेहरे को देखा, मानो वो उसी छोटे बच्चे को देख रही हो जो फिर से उसे सिस्टर कहकर पुकारते हुए उसके पीछे पीछे घूमता था। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सुंदर नहीं हैं। नहीं, ये गलत है। आप वाकई बेहद खूबसूरत हैं लिन। इतने सालों की जुदाई के बाद इस तरह उसके घर में अचानक घुस आने पर मैं बेहद नर्वस था। मैं अब भी नहीं जानता था कि इस सिस्टर के सामने कैसे बिहेव करूं, जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। उसकी मुस्कान और इशारों में एक गजब का मैच्योर चार्म था। वो अब भी उतनी यंग दिखती थी, मानो उसने अभी अभी कॉलेज ग्रेजुएट किया हो। अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन दौर में मुझे याद आया कि वो मुझसे 5 साल बड़ी थी। इसकी फिक्र मत करो। क्या तुमने खा खाया? अपनी सिस्टर के साथ डिनर करना चाहोगे? ये बस तैयार ही होने वाला है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मुझे मेरे जॉब पर टेकआउट मिलता है। मैंने थोड़ा हकलाते हुए जवाब दिया। लेकिन उसने इतने सारे व्यंजन बनाए थे, अगर उन्हें खाया नहीं जाता तो वो बर्बाद हो जाते। ठीक है। मैंने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। अपने टेकआउट को एक तरफ रख दिया। मेज पर पहले से ही कई तरह के मीट और वेजिटेबल डिशेस सजे हुए थे। बहुत लंबा समय हो गया था जब मैंने ऐसा प्रॉपर डिनर किया था। ये एक दावत की तरह था। चलो भी इसे टेस्ट करो और देखो कि कहीं मेरी कुकिंग पहले से खराब तो नहीं हो गई। लिन ने मुझे एक बोल में वाइट चावल परोसा और उसे मेरे सामने रख दिया। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और एक निवाला लिया। वो स्वाद जिसे मैं लगभग भूल चुका था मेरे पेट में जाग उठा, नमकीन और जायकेदार। लिन की कुकिंग अभी भी लाजवाब थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। आप अभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं लिन। अगर लियो को ये पसंद आया तो बस यही मायने रखता है। लिन ने अपना एप्रन उतारा, एक कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गई। पीली रोशनी ने सफ़ेद दीवार पर लंबी परछाइयां बिखेर दी थीं। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक गर्मजोश मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो आपकी सारी सतर्कता को पल भर में ख़त्म कर दे। वो छोटे छोटे निवाले लेकर बड़े ही शालीन और सलीके से खा रही थी। उसकी निगाहें लगातार मुझ पर टिकी थीं, ये देखते हुए कि मैं वाकई भूखा था, लेकिन खुलकर खाने में थोड़ा शर्मा रहा था। लिन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मेरे बोल के चावल खत्म करने का चुपचाप इंतजार किया, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारा पेट भर गया? क्या एक बोल और लोगे? मेरा पेट नहीं भरा था, लेकिन घबराहट और आत्मसम्मान ने मुझे मना करने पर मजबूर कर दिया। नहीं थैंक यू, मेरा पेट भर गया है। लिन ने मेरी झिझक और उदासी को ताड़ लिया। उसने मेरे सामने रखी प्लेट उठाई और कहा, लाओ मैं तुम्हें थोड़ा और दे देती हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा ही चावल बना लिए थे, इसे बर्बाद करना दुखद होगा। थैंक यू। उसने चावल परोसे और उसे मेरे सामने रख दिया और मुझे देखती रही क्योंकि मैं अपना सिर झुकाए बिल्कुल सीधा बैठा था। मेरी हरकतें बेहद संभली हुई थीं, ठीक उसी बच्चे की तरह जो किसी बड़े के घर में दाखिल होता है और अपनी तरफ से हर मुमकिन तमीज़ दिखाने की कोशिश करता है। लिन ने अपनी आवाज़ को और भी धीमा कर लिया, जिससे वो और भी ज़्यादा गर्मजोश और जानी पहचानी लगने लगी। लो, मैंने हैरान होकर ऊपर देखा।
मेरी आंखें उसकी मुस्कुराती हुई आंखों से मिली जो मुझे नीचे की ओर देख रही थी। उसने पूछा, तुमने अभी मुझे क्या पुकारा था? मैंने उससे वापस कुछ नहीं पूछा। मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। थोड़ा सुन्न महसूस करते हुए मैंने जवाब दिया, सिस्टर लिन। वो काफ़ी बदल चुकी थी, लेकिन वो अब भी वही परवाह करने वाली सिस्टर थी जो मुझे इतने प्यार से गाइड कर रही थी। अच्छा, कितने आज्ञाकारी हो। लिन वापस बैठ गई। मैंने अपनी झिझक को एक तरफ फेंका और बड़े बड़े निवाले मारकर खाना निगलने लगा, मानो मैं सदियों से भूखा हूं। बहुत समय हो गया था जब मैं पेट भरकर ढंग से खाया था। रोशनी मेरे सिर के ऊपर गिर रही थी, जबकि लिन मेरे चेहरे के बदलते हाव भाव को देख रही थी, जो अब रिलैक्स हो रहा था। सुंदर और दुबला, आंखों में कोमल और सौम्य भाव, और त्वचा बिल्कुल चिकने वाइट जेड जैसी। मेरी यादों में गहराई से छुपी वो जानी पहचानी खुशबू बिल्कुल नहीं बदली थी। ये अब भी वही थी। मैंने अपना दूसरा बोल भी खत्म कर लिया। स्कूल छोड़ने के बाद से देर रात तक खाली रहा मेरा पेट अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। मेज पर सजे रंग बिरंगे भूख बढ़ाने वाले व्यंजन लगातार मेरी जबान को ललचा रहे थे। मैंने लिन की तरफ देखा, जो पहले से ही पानी लेने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। मैंने उसे मेरी प्लेट लेते हुए देखा। मेरे नाजुक सेल्फ एस्टीम को ठेस ना पहुंचे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा, एक बोल और ले लो, अभी भी बहुत सारे बचे हैं। मैंने देखा कि उसने मेरी प्लेट उठा ली है और मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैं खुद परोस लूंगा, जरूरत नहीं है। नहीं, ये ठीक है। पुराने दिनों में क्या हमेशा तुम्हारी सिस्टर ही तुम्हें खाना नहीं परोसती थी? थैंक यू सिस्टर लिन। बस आधा बोल। मेरा पेट लगभग भर चुका है। समझ गई। लिन ने प्लेट में मौजूद उस आधे बोल चावल को नीचे देखा। उसने खुद मुश्किल से कुछ निवाले खाए थे और अभी तक अपनी प्लेट में कोई सब्जियां भी नहीं ली थीं। चावल के दाने अब भी खुशबूदार और गर्मा गर्म थे। वो बिल्कुल साफ थे, मेरी प्लेट की तरह नहीं जो चिकनाई के दागों से भरी हुई थी। लेकिन यह इशारा ऐसा लगा जैसे किसी सीमा को पार कर रहा हो। मैंने इसके बारे में कई बार सोचा, लेकिन मेरा दिमाग उलझनों का एक ढेर बन चुका था। मैं वाकई हाइजीन को लेकर परेशान नहीं था। जो चीज़ मुझे बेचैन कर रही थी वो थी एक इनडायरेक्ट किस की झिझक, वो खास संवेदनशीलता जो नासमझ युवा मनोविज्ञान से पैदा होती है। मैंने उन दिनों को याद करने की कोशिश की जो मुझे बमुश्किल याद थे। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात जो मैं पक्के तौर पर जानता था वो ये कि उस समय मैं सिस्टर लिन के बहुत करीब था। वो मेरे बहुत अच्छी थी, मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त था कि उस वक्त मेरे मन में लिन के लिए कोई अजीब ख्याल नहीं थे। मैं बस इतना जानता था कि वो सुंदर और प्यारी थी। वो सब कुछ जानती थी, अच्छा खाना बनाती थी और मैं उसे पसंद करता था। ये बिना किसी छिपे हुए मकसद के एक सीधा साधा लगाव था। हालांकि अब जब मैं 18 साल का होने वाला हूं, तो मैंने उस नासमझी का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। मैं अब वयस्क होने करीब हूं। मैं स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर को समझता हूं और इस बात से भी वाकिफ हूं कि कोई अनुचित शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। मैंने ज़्यादा नहीं खाया। लिन मुझे देख रही थी। उसने मेरे उलझे हुए चेहरे को नोटिस किया जब मैंने अपनी चॉपस्टिक्स चलानी बंद कर दी। उसे एहसास हो गया कि अंदर से मैं अब बड़ा हो चुका हूं, कि मैं ऑपोजिट सेक्स से दूरी बनाए रखना सीख गया हूं और अब उतना आज्ञाकारी नहीं रहा। क्या मैं अभी भी एक बच्चा था या मैं मार्कस अपनी सिस्टर से नफरत करने लगा था? उसने अपनी ताकत को छुपाया लेकिन प्यार से मुस्कुराती रही। उसके मजाकिया शब्द काफी धीमे थे। अगर तुम कहना नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें फिर से एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने प्लेट उठाई और खाना निगलने लगा। प्लेट पर रखे चावल बिल्कुल पहले जैसे ही थे, स्वाद में कोई अंतर नहीं था, लेकिन मनोवैज्ञानिक असर हावी होने से नहीं रुक रहा था। मेरे दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी। सिस्टर लिन ने अभी अभी इसी में से खाया था। आखिरकार मैंने चावल की प्लेट खाली कर दी, मेज पर बचे हुए व्यंजनों और लिन और मेरे सामने रखी खाली प्लेट्स को देखा। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, मैं पहले बर्तन धो देता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। लिन मुस्कुराई, अब भी मुझे बुड़ती हुई। वो मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। पहले अपनी सिस्टर से थोड़ी देर बातें करो, हमें मिले इतने साल हो गए। मैं बड़ा हो गया हूँ और आप और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं सिस्टर लिन। यह सच था। मेरी यादों में वो मेरी मौजूदा उम्र की थी, ठीक वैसी जैसे क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। प्यारी, सुंदर और एक कमसन लड़की की खूबसूरती से भरपूर, लेकिन उसमें वो ठहराव और मैच्योर एलिगेंस नहीं था जो अब है। तो क्या मार्कस ने अपनी सिस्टर के बारे में सोचा है? बिल्कुल। जब आप बिना अलविदा कहे चली गईं तो मैं बहुत समय तक उदास रहा था। अच्छा, मुझे माफ़ कर देना। उसने अपनी लंबी सुराहीदार गर्दन को थोड़ा झुकाया। उसके रेशमी मुलायम बाल उसके कंधों पर बिखर गए। मेरे फादर की तभी डेथ हो गई थी और मेरे परिवार ने मुझे अंतिम संस्कार के इंतज़ाम संभालने के लिए बुला लिया था। ये एक आपदा जैसा महसूस हुआ था। मुझे अपने दिल में एक तीखी चुभन महसूस हुई, जैसे कोई सुई चुभी हो। मैंने धीमी आवाज़ में माफ़ी मांगी, आई एम सॉरी। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी मार्कस। लिन ने एक बार फिर मेरा सिर सहलाया।
उसे लड़के का यह सीधा साधा रूप वाकई बहुत पसंद आ रहा था, या यूं कहें इसे ऐसा ही होना चाहिए था। सिस्टर लिन, अब आपके घर के क्या हालात हैं? अब बेहतर है। अब कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। और तुम मार्कस, मुझे तुम्हारे अंकल दिखाई नहीं दे रहे? मेरे फादर का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था। मैंने अपना सिर झुका लिया, मेरी आवाज़ धीमी हो गई। मैं उस दर्द से बहुत पहले ही आगे बढ़ चुका था। मुझे बिना किसी सहारे के जीने की आदत हो गई थी, लेकिन लिन को देखकर वो सारी यादें ताज़ा हो गईं। सिस्टर लिन ने अपने चेहरे पर वही लाड़ प्यार वाली मुस्कान बिखेरी जो बड़े हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मार्कस, तुम अपने सीनियर ईयर में हो। अगले साल तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। क्या स्कूल में कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हें पसंद हो? इतने हैंडसम हो। मुझे यकीन है कि खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे आसपास रहती होंगी। नहीं, मेरे सिर्फ 2 या 3 दोस्त हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। एक भी लड़की नहीं जो तुम्हें पसंद हो। लिन ने अपना सिर झुकाया। जब उसने नीचे देखा तो उसकी घनी पलकें फड़फड़ाईं, उसकी आंखें मुस्कुराहट और छिपे हुए तीखेपन से भरी थीं। असल में पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में आया वो सोफ़ी का था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका बेहद खूबसूरत चेहरा अचानक मेरे जहन में उभर आया। शायद मैं वाकई सोफ़ी के प्यार में पड़ गया हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इस बात से इनकार किया है। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इसे स्वीकार करूं या उसके करीब जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। सच में इतने इनसिक्योर क्यों हो? मार्कस, क्या तुम किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो? नहीं, मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं लगातार इनकार करता रहा, ये जानते हुए कि मेरा झूठ कमियों से भरा था। मैंने कपड़े के एक कोने को भींच लिया। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी बात पर यकीन करती है मार्कस। अगले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। लिन ने बर्तन उठाया और खड़ी हो गई। मुझे मदद करने की कोशिश करते देख उसने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया। मुझे करने दीजिए सिस्टर। मार्कस, स्कूल और वर्क के साथ तुम थक गए होगे। जाओ जल्दी आराम करो। मैंने जिद नहीं की। शर्मिंदगी महसूस करते हुए मैंने प्लास्टिक बैग उठाया। तो फिर मैं चलता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सिस्टर लिन, तो आप मुझे पड़ोस से बुला सकती हैं, मैं बुला लूँगी। जब वो बर्तन पानी में डाल रही थी, उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सन्नाटा पल भर में टूट गया और एक तीखी ठंडक फैल गई। 9:53 पर मैं बिस्तर के कोने पर बैठा था। ठंडी रात की हवा खिड़की से टकरा रही थी। मेरी आंखों में बिखरी हुई रोशनियां टिमटिमा रही थी। टूटे हुए एयर कंडीशनर वाले कमरे में असामान्य रूप से ठंड थी। लिन से दोबारा मिलना बिल्कुल अनपेक्षित था। ये पल किस्मत का तय किया हुआ लग रहा था। ठीक उसी समय जब मैं बालिग होने वाला हूँ, ग्रेजुएट होने वाला हूँ और यहाँ से जाने वाला हूँ। अचानक, ठीक वैसे ही जैसे जब वो गई थी, मुझे पछतावा हुआ कि लिन बिना अलविदा कहे चली गई थी। मेरे पास उसकी दयालुता के लिए उसका शुक्रिया अदा करने का समय भी नहीं था। खुशकिस्मती से वो अब वापस आ गई है। पछतावे को आखिरकार खुद को सुधारने का एक मौका मिल गया है। खट खट खट। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक मेरे कानों तक पहुंची। मैंने कमरा छोड़ा और दरवाज़ा खोला। लिन हाथ में कपड़े लिए चौखट से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वसंत की हवा जैसी गर्मजोश। पानी कट गया है। नाइट लाइट तुम्हारे घर की आवाज़ में बदल गई है सिस्टर। क्या उन्होंने तुम्हें सोने नहीं दिया? क्या मैं मार्कस का बाथरूम भी इस्तेमाल कर सकती हूँ? शावर लेकर रात यहीं रुक जाऊं? बिल्कुल सिस्टर लिन, मेरे कमरे में सो जाइए। मैं लिन को अंदर आने का रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। थैंक यू मार्कस। तो फिर परेशानी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बाथरूम वहाँ है। मैंने दीवार पे लगे ग्लास डोर की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि लिन सिर्फ कपड़े लेकर आई थी और कुछ नहीं। शैम्पू और शावर जेल खिड़की पर है, तो मैं आपके लिए एक नया टॉवल ले आता हूँ। थैंक यू। लिन बाथरूम में दाखिल हुई और धुंधली रोशनी में उस छोटी सी जगह को देखा। सब कुछ तंग और एक के ऊपर एक रखा हुआ लग रहा था। ठंडी हवा अब भी अंदर मौजूद थी। वो मुड़ी और उसने मुझसे कहा कि वो बाहर है। उसके हाथ में एक नया ब्लू टॉवल था। मार्कस, क्या तुम सो रहे हो? मैं अपने फादर के कमरे में सो रहा हूँ। ये थोड़ा बिखरा हुआ है, मुझे साफ सफाई करनी है। सिस्टर लिन, जब आपका शावर खत्म हो जाए तो बस सो जाइएगा। वॉशर खराब है। अपने कपड़े वहीं छोड़ दीजिएगा। काफ़ी देर हो चुकी है। आप उन्हें कल धो सकती हैं। मैंने उसे टॉवल थमाया और ग्लास डोर बंद कर दिया। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। जो कपड़े आप उतारेंगी उन्हें बाहर छोड़ दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू मार्कस। कोई बात नहीं। गुड नाइट सिस्टर लिन। गुड नाइट। इस पुराने घर की साउंड प्रूफिंग बेहद ख़राब है। अपने कमरे में होने के बावजूद मैं पानी की बूंदों के गिरने की आवाज़ सुन सकता था। हालांकि मेरे मन में कोई गंदे विचार नहीं आए। ये पूरी स्थिति अभी भी अविश्वसनीय लग रही थी। पानी की आवाज़ मुझे लगातार उस बात की याद दिला रही थी। ये सब काल्पनिक सा लगा था। जब मैं सिंक के पास पहुंचा तो मैंने एक परछाई देखी। दूसरे पुरुषों की जिंदगी के रंग अलग थे। उसका अपना एक ग्रेस था, हवा में एक मुकम्मल मौजूदगी। खिड़की से प्राकृतिक हरकतें दिख रही थीं। यह 90% नेचुरल महसूस हो रहा था।
आज मैंने अपना हाथ कसकर थाम लिया। घर की मालकिन आज की रात गुलाबों की एक हल्की सुस्त खुशबू से भरी हुई थी, एक हल्की सुगंध। मैं सिंक की तरफ बढ़ा। मैंने कोने में रखी प्लास्टिक बिन में एक छोटा ब्लैक गारमेंट और महिलाओं के पैंटीज का एक जोड़ा देखा। बाकी कपड़े उसके नीचे थे। मेरा चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और टॉवल को भिगो दिया। एक बार फिर ठंडे गीले कपड़े ने मेरे चेहरे को छुआ। जब मैं वापस होश में आया तो मैं कमरे में लौट आया। लिन हाथ में मेरा फ़ोन लिए बिस्तर के पास खड़ी थी। तुम्हारे फ़ोन की कई बार घंटी बजी, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से उठा लिया। किसी लड़की का फ़ोन था। लिन मुड़ी और मुझे फ़ोन थमाते हुए बोली, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मुझे यकीन है कि वो खुद भी बहुत सुंदर होगी। उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हर छिपा हुआ जज्बात एक साथी है। वो एक दोस्त भी है जिसने मेरी बहुत मदद की है। तो क्या तुम सारा को पसंद करते हो? मेरे मन में उसके लिए कभी उस तरह की फीलिंग्स नहीं रही। मैंने सहजता से जवाब दिया। मैंने कभी उसके साथ उस तरह की रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा था। उसका परिवार अमीर था, वो सुंदर थी और उसके ग्रेड्स भी अच्छे थे। वो अंधेरे में जीने वालों में से नहीं थी। दोस्त होना ही वो सबसे गहरा नाता था जिसकी मैं कल्पना कर सकता था। ये सच है। सिस्टर लिन थोड़ा और करीब आई। वो मुझसे थोड़ी लंबी थी। अगर मैं नीचे देखता तो उनके ढीले ढाले पजामास के नीचे से उनके बॉडी का सिलुएट साफ नजर आ जाता। अचानक उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनकी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं और उनका गाल मेरी छाती से टिक गया। गुलाबों की वही जानी पहचानी मदहोश करने वाली खुशबू मेरी नाक में भर गई। मार्कस, तुम्हारी सिस्टर आज बहुत खुश है। मैं थोड़ा हैरान परेशान सा रह गया। उनका शरीर मेरे शरीर से सटा हुआ था, बिल्कुल कोमल और गर्म। ऐसा लग रहा था कि वो अब भी मुझे उसी मासूम लड़के के रूप में देखती थीं जो कुछ नहीं समझता था। उनके इस अंदाज में सीमाओं या दूरी का कोई लिहाज नहीं था। शायद इतने लंबे समय के बाद दोबारा मिलने का उत्साह था। मैं इसे एक हद तक समझ सकता था, लेकिन मुझे उन्हें याद दिलाना था। सिस्टर लिन, मैं अब 17 साल का हूँ। मैंने बड़ी सावधानी से उनकी बाहों से खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने पाया कि उन्होंने मुझे कसकर पकड़ रखा था, मानो कैद कर लिया हो। आई एम सॉरी। तुम्हारी सिस्टर को अभी भी पुराने मार्कस की आदत है। पुराने मार्कस को गले लगना बहुत पसंद था। दूसरों के सामने ऐसा मत कीजिएगा। सिस्टर लिन, आप एक लड़की हैं। आपके लिए ये सही नहीं है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम्हारी सिस्टर समझती है। कम से कम अपनी सिस्टर को थोड़ी देर और तो खुद को थामने दो। लिन की आवाज़ बेहद मीठी और लाडली थी। उस अंधेरे में मैं देख नहीं पा रहा था। उनकी आंखों से एक ठंडक और साफ जिद छलक रही थी। वो गले मिलना 1 मिनट से ज्यादा समय तक चलता रहा। लेन ने आखिरकार मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर चली गई। उस रात मैं बहुत अच्छी तरह सोया। किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी ने उस खाली घर के अकेलेपन को दूर कर दिया था। न जाने कितनी रातों के उस सोनेपन का आज रात अंत हो गया था। मैं एक सुकून भरी नींद में सो गया। मैंने उन खूबसूरत दिनों का सपना देखा जब हम केले के पेड़ों के नीचे वक्त बिताते थे, जहां एक गोरे नाजुक चेहरे पर रोशनी बिखर रही थी। मेरी सिस्टर सफ़ेद सूती ड्रेस पहने मेरे साथ खेलती थी, मेरे होमवर्क में मेरी मदद करती थी और मुझे अपने घर पर खा खिलाती थी। वो नासमझ छोटा बच्चा लड़का लड़की के बीच के अंतर को नहीं समझता था। उसे हमेशा सिस्टर लिन के पीछे पीछे घूमना बहुत पसंद था। उनके लिए मेरा गाँव बिल्कुल सीधा और पाक था। मुझे लगता था कि वो स्कूल की लड़कियों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थीं। मेरा मानना था कि वो सब कुछ जानती हैं, वो सर्वशक्तिमान है। एक बार उस आदमी के सामने मेरा अपने फादर से झगड़ा हो गया था। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया था, बिल्कुल गधे की तरह अपनी जिद पर अड़ा हुआ। उस हंगमे के बाद मैं दरवाज़ा जोर से पटककर बाहर निकल आया और दौड़कर लिन के घर में घुस गया। मेरे फादर ने मुझे लिन की कमर को कसकर पकड़े हुए देखा। उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक मुसीबत हूँ और उन्होंने उससे इस नासमझ बच्चे को समझाने के लिए कहा। लिन ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उस रात उसने मुझे अपने साथ सोने दिया और एक धीमी आवाज़ में मेरे बचपन के स्वरूप को गले से लगा लिया। उसने मुझसे कहा कि मुझे तमीज़ से रहना चाहिए, मुझे उसकी और अपने फादर की बात सुननी चाहिए। वो गले लगाना इतना गर्म था, जो एक नाजुक खुशबू और एक जाने पहचाने अपनेपन के एहसास से भरा था। मैं खुद को मानने से रोक नहीं पाया। मैंने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया और उससे सटकर दुब गया। मैं गहरी और सुकून की नींद सोया। अगले दिन अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर मैंने अपने फादर से माफ़ी मांगी। मैंने अपना सिर झुकाकर माफ़ी मांगी। बेडरूम का दरवाज़ा बड़ी सावधानी से खुला और एक पतली सी आकृति दबे पांव अंदर आई। वो बिस्तर के पास खड़ी हो गई और उसने मुझे करवट लिए हुए देखा। सोते समय मेरी सांसें बिल्कुल धीमी और शांत चल रही थीं। वो मेरे ऊपर झुकी। फिर धुंधलेपन में मैंने एक जानी पहचानी औरत की राहत भरी आवाज़ भी सुनी। उसी पल सुबह की गुनगुनी धूप चमकदार रोशनी की किरणों के रूप में अंदर आ गई। मैंने मदहोशी में अपनी आंखें खोली। अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए कमरे के चारों ओर देखा। शुरुआती उलझन के बाद मुझे कल रात की बात याद आई। मैंने दरवाज़ा खोला।
लिविंग रूम के पर्दे खुले थे। अंदर आ रही सूरज की रोशनी लिन के गोरे साफ चेहरे को चमका रही थी। उसके हाथ में चावल के दलिए का एक बोल था। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं अभी नीचे ब्रेकफास्ट खरीदने गई थी, इसे गर्मा गर्म ही खा लो। मुझे अब भी सुबह उठने और घर में किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी महसूस करने की आदत नहीं थी। मैं खोया हुआ सा आगे बढ़ा और बैठ गया। मेज पर कीमा राइस सूप से भाप निकल रही थी। मैंने एक घूंट लिया। नमकीन और खुशबूदार स्वाद ने मेरे टेस्ट बड्स को सराबोर कर दिया। मैं असल में खुद खाना बनाना चाहता था, लेकिन सामान ज़्यादा नहीं था। कल मैं लिन को अपनी कुकिंग स्किल्स का स्वाद चखाऊंगा। आपको इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी चलेगा। लिन ने अपना चेहरा अपने हाथ पर टिकाया और मुझे एकटक देखने लगी। उसकी बातों में हल्की सी शिकायत का लहजा था। मार्कस, तुम इन सालों में ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, है ना? तुम्हारा वजन कितना कम हो गया है। कभी कभी तुम्हें ढंग से खाना खाना चाहिए। मैं दोषी महसूस करते हुए उसकी नज़रों से बचता रहा। मेरी याद में ऐसे मौके बहुत कम थे जब मैंने पेट भरकर ढंग से खाया हो। ज़्यादातर समय मैं बस जैसे तैसे गुजारा कर लेता था। इसलिए जब से आप वापस आई हैं, आपको मार्कस के न्यूट्रिशन का ख्याल रखना हो। तुम पहले भी खाना मांगने मेरे घर आते थे, याद है? याद है? हाँ, थैंक यू सिस्टर लिन। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद दलिए का बोल खाली हो चुका था। लिन ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और मुझे दलिया खत्म करते हुए देखती रही। फिर मैंने 2 बंस खाए। उसने बर्तन इकट्ठे किए। पहले जाओ और हाथ मुंह धो लो, मैं बर्तन धो देती हूँ, फिर तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। मुंह, थैंक्स सिस्टर लिन। मैं मेज से उठा और हाथ मुंह धोने बाथरूम चला गया। चेहरे पर पड़े ठंडे पानी के छींटों ने मेरा दिमाग साफ कर दिया। मुझे याद है कि पहले लिन खाना बनाने में मदद करने के लिए घर आया करती थी। वो मुझे सलाह भी देती थी। वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मुझे एक छोटे भाई की तरह मानती थी। सालों की जुदाई के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अब भी मेरी इतनी परवाह करेगी। स्कूल के गेट के सामने वाली सड़क बिल्कुल वैसी जानी पहचानी जगह थी। बहुत चौड़ी नहीं, लेकिन वो मुझे स्कूल तक ले जाती थी। स्टूडेंट्स टोलियों में अंदर जा रहे थे। अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में गार्ड केबिन से देख रहा था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। पारदर्शी खिड़की से बाहर देखते हुए मैं अब उन लोगों में से था जो एक प्राइवेट कार में आ रहे थे। मैं एक अनजान ब्रांड की पैसेंजर सीट पर बैठा था, भड़कीली और ध्यान खींचने वाली। मैं लिन के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उसे अपने परिवार के बारे में भी ज़्यादा बात करते नहीं सुना है, लेकिन जाहिर है कि मेरी ये सिस्टर बदल चुकी है। उसकी माली हालत काफ़ी अच्छी है। वो शालीन और सलीकेदार अंदाज यकीनन एक अमीर घराने से आता है। तो मैं चलता हूँ, गुड बाय सिस्टर लिन, आज रात मिलते हैं। मैंने दरवाज़ा खोला और कार से बाहर निकल आया, कुछ कुछ दबी हुई निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए। मैं तेज़ी से क्लासरूम की तरफ भागा। सारा मुझसे पहले पहुंच चुकी थी और सामने वाली लड़की से बातें कर रही थी। वो अब भी उतनी ही दयाल थी, जिससे एक सुकून सा छलक रहा था। उसकी सादगी भरी खूबसूरती अब भी वैसी ही थी। मैंने अपना बैग नीचे रखा और बैठ गया, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। मैंने सबमिट करने वाले होमवर्क पर एक नज़र डाली। मुझे कमजोरी सी महसूस हुई, ये सोचते हुए कि कितनी बार मुझे नज़रअंदाज किया गया था जबकि बाकी लोग अपनी जगह जानते थे। क्लास शुरू होने के बाद स्कूल पहुंचने वाले छात्र अपनी अपनी जगहों पर सेटल हो रहे थे। मैंने खुद को उस पल में रिलैक्स होने दिया, लेकिन तभी मुझे अचानक एक बदलाव का एहसास हुआ। मैंने इसे शांत और स्थिर रखा, जैसे कोई आम बातचीत हो। आप कह सकते हैं कि वो पहले मेरा बहुत ख्याल रखती थी। घंटी जोर से बजी। उसने पन्नों के पलटने की आवाज़ के साथ हमारी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। टेक्स्ट्स पढ़ने और शब्दों को याद करने की उलझी हुई आवाज़ें गूंजने लगीं। मैंने अपनी किताब थामी। मेरी इंग्लिश की किताब आखिरी वोकैबुलरी पन्नों पर खुली थी। अनजाने में ही मेरी नज़र सारा पर जा पड़ी। उसकी किताब मेज़ पर खुली थी। अपना सिर झुकाए वो धीमी आवाज़ में कुछ बुदबुदा रही थी। उसके बालों के पीछे छिपे उसके चांदी के ईयररिंग्स चमक रहे थे, जिससे उसका एक खूबसूरत प्रोफाइल नज़र आ रहा था। मुझे कभी कोई रोमांटिक तजुर्बा नहीं हुआ था। मैं सारा के लिए एक ऐसी हमदर्दी महसूस करता था जो मुझे कल रात तक बिल्कुल सही लगती थी, जब तक कि किसी को पसंद करने का मुद्दा दोबारा नहीं उठ गया। इसने मुझे तूफान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। वो एहसास बेकाबू होकर हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। मैं सारा के लिए अपनी सच्ची फीलिंग से मुंह मोड़ना चाहता था, लेकिन अंदर की एक आवाज़ ने मुझे ज़ोरदार तरीके से टोका, मुझे इसे स्वीकार करने पर मजबूर किया। मैं बेताबी से बहाने ढूंढने लगा, खुद से ये कहते हुए कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि सारा इतनी खूबसूरत और बेहतरीन है, और चूंकि हमारे बीच अच्छी बनती है, इसलिए लगाव स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ है, बिल्कुल पवित्र और सामान्य। लेकिन मेरे एक दूसरे हिस्से ने मुझ पर हमला किया, ये पूछते हुए, तो फिर तुम्हें किसी और के लिए ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ? धीरे धीरे मैंने विरोध करना बंद कर दिया। एक बेचैन दिल के साथ मैं उस लड़की के चेहरे को देखता रहा और धीरे धीरे शांत हो गया। मेरे होंठ अनजाने में हिले। मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो उसका नाम था, सारा। क्या हुआ? मेरे आसपास पढ़ने का शोर बहुत तेज था, लेकिन सारा ने इसे सुन लिया और हैरानी से मेरी तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल साफ और चमकदार थीं। नहीं, कुछ नहीं।
मैंने अपनी नज़रें हटा लीं, जैसे भाग रहा हूँ, और अपना चेहरा टेक्स्ट बुक के पीछे छुपा लिया ताकि सारा मेरी घबराहट ना देख सके। करीब 20 मिनट बाद ब्रेक की घंटी बजी। मैंने किताब नीचे रखी, मेज़ पर झुका और अपना चेहरा अपनी बाहों में छुपा लिया। मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैंने उन्हें मुझे बुलाते हुए सुना ही ना हो, जब तक कि हवा में गूंजती घंटियों जैसी एक साफ आवाज़ नहीं आई। रैन, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। सारा मेरे सामने बैठी थी। उसके हाथ में पानी का एक गिलास था और उसने अपनी पलकें झपकाईं। उसकी पतली पलकें ऊपर नीचे हुईं। क्या बात है? मैंने बिना समझे पूछा। मैं बस एक पल के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है। कुछ मिनटों बाद सारा वापस लौट आई। मैं मेज़ पर झुका हुआ था। अपना सिर झुकाए मैं खोए हुए अंदाज में उसकी सीट को घूर रहा था। मुझे भनक तक नहीं लगी कि वो कब मेरे पीछे आ खड़ी हुई, जब तक कि एक कोमल ठंडे हाथ ने मेरे कंधे को नहीं थपथपाया। ये छुआन बहुत सुकून देने वाली थी, लेकिन इसने मुझे थोड़ा हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। मैं खड़ा हो गया। मैंने सारा को उसकी सीट पर वापस जाने दिया, धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक बनती हाव भाव के साथ अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए। सारा ने पानी का गिलास नीचे रखा, मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम आज सुबह से इतने सुस्त लग रहे हो। क्या कल रात फिर ठीक से सोए नहीं? मैंने इसके बारे में सोचा और चूंकि मुझे कोई बेहतर बहाना नहीं मिला, मैं उसकी बात में हाँ मिला देता हूँ। मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैं अभी भी थोड़ा थका हुआ हूँ। क्या ये तुम्हारी उस बड़ी पड़ोसी की वजह से है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस ठीक से सो नहीं पाया। मैं लॉन्ग ब्रेक के दौरान सो जाऊंगा। क्लास शुरू होने वाली है, सारा ने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा। यह नज़दीकी भरा अंदाज मुझे चौंका देता है। मैं कल रात के बारे में सोचता हूँ। लिंडा ने भी मेरे सिर को ऐसे ही सहलाया था, लेकिन यह एहसास बिल्कुल अलग है। यह हमारे जाने से पहले की आखिरी क्लास है। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि छात्रों में अब कोई कंसंट्रेशन या एनर्जी नहीं बची है। यह आमतौर पे सेल्फ स्टडी का वक्त होता है। कोई अपनी कोहनी से मुझे धक्का देता है। मैं अपना सिर घुमाता हूँ। एक मैथ एग्जाम पेपर मेरी डेस्क के कोने पर सड़क आता है। सारा एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है और मुझसे पूछती है, रायन, क्या तुमने ये वाला किया है? देखो, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो। मैंने सवाल को देखा। यह आज का मैथ होमवर्क है। मैंने इसे खत्म कर लिया था। अपनी झपकी के दौरान मुझे इसके स्टेप्स अभी भी याद हैं। ये हो जाना चाहिए। तो फिर मुझे इसे समझाओ। सारा करीब आ जाती है और हमारे बीच की दूरी अचानक सिमट जाती है। हमारे कंधे एक दूसरे को छूते हैं। उसकी पतली उंगलियां उस पीले से कागज पर दबी हैं। उसके हाथ का जेल पेन गलती से छूट जाता है। एक स्याही का धब्बा लग जाता है, जिससे एक बदसूरत काला निशान बन जाता है जो उस साफ सुथरी ड्राइंग को खराब कर देता है। मैं मैकेनिकल पेंसिल ले लेता हूँ। पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक ऑक्सिलरी के रूप में खींचो। पॉइंट सी से इसके परपेंडिकुलर यहाँ तक। उसकी गहरी आंखें, उसकी गोरी त्वचा, उसकी सुराहीदार गर्दन, उसका माथा लगभग मेरे माथे को छू रहा है। बस अपनी नज़रें थोड़ी सी घुमाकर मैं उसका आकर्षक प्रोफाइल देख सकता हूँ। वो एक गंभीर हाव भाव के साथ अपने पतले होठों को हल्के से चबाती है। उसके पास एक सम्मोहन भरी खूबसूरती है। मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरा ध्यान लगाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आंखें चाहकर भी उसके चेहरे की तरफ भटकने से नहीं रुकती। सारा की खूबसूरती भड़कीली या अश्लील नहीं है। ये मदहोश करने वाली भी नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध और साफ है, जैसे किसी झील का पारदर्शी मीठा पानी। एक नौजवान पर इसका बहुत गहरा आकर्षण होता है। जब हम आधी प्रूफिंग पर पहुंचे, तभी अचानक छुट्टी की घंटी बज गई। मेरे चारों तरफ मुझे सिर्फ सामान पैक होने और डेस्क के हिलने का शोर सुनाई दे रहा था। मैंने लिखना बंद कर दिया। मैंने सारा की तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। पहले पूरा समझाओ, उसने कहा। वैसे भी अगर हम अभी निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। मैंने सिर हिलाया। तो हमने जारी रखा। प्रूव करो कि स्ट्रेट लाइन AF पैरेललोग्राम BCD के परपेंडिकुलर है। एक्सप्लेनेशन जल्दी ही खत्म हो गया। सारा ने एग्जाम पेपर को वापस अपनी जगह पर सरका दिया। उसकी नज़र मेरे चेहरे से टकराई। उसने मेरी साफ दिखने वाली बेचैनी को भांप लिया। मेरे दिमाग में एक साहसी ख्याल पैदा हुआ। मेरा हाथ अभी पीछे हटने वाला था कि अचानक सारा ने उसे पकड़ लिया। उसकी हथेली गोरी और नाजुक थी, थोड़ी ठंडी, पतली और कोमल। इसने मुझे पल भर में सुन्न कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी गर्दन से लेकर चेहरे तक एक लाली फैल गई। मेरी आंखें एक पल में थम गईं। सारा, तुम क्या कर रही हो? मैंने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था, मानो अपनी पूरी ताकत लगा रही हो। उसकी त्वचा का एहसास बिल्कुल चिकना और कोमल था। उसकी निगाहें मुझ पर पूरी तरह टिक गईं, ठीक उसी शिकारी की तरह जिसने कोई कीमती शिकार पकड़ लिया हो। रायन, तुम्हारे हाथ की त्वचा सूखी और फटी हुई है। मुझे पता है। सारा ने मेरा हाथ छोड़ दिया। वो मेरी प्रतिक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट थी। वो एक मजाकिया मुस्कान मुस्कुराई, मुझे शर्माता हुआ देखकर, फिर अपना बैग उठाने के लिए अपना सिर घुमा लिया। वो अपनी किताबें पैक करती है। हम दोनों अपने बैग टांगे हुए भीड़ के पीछे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं अभी भी शांत नहीं हुआ हूँ। मेरे हाथ पर वो एहसास अभी भी गया नहीं है।
ये मुझे एक पुरानी यादों के सफर पर ले जाता है। सारा बिल्कुल मेरे बगल में चल रही है। वो हाथ जिसने मेरे हाथ को इतनी जोर से खींचा था, अब बस उसके बगल में लटका हुआ है। उसकी उंगलियां खुली और खाली हैं। वो इतनी करीब है, अगर मैं बस अपना हाथ बढ़ाऊं तो मैं उसे थाम सकता हूं। वो वही इंसान है जो मेरे दिल को धड़काती है। स्कूल के एंट्रेंस पर सड़क के किनारे एक खाली जगह में एक जानी पहचानी काली कार खड़ी है। गाड़ी के दरवाजे के पास एक औरत खड़ी है। उसके कपड़े एकदम एलिगेंट हैं। उसकी कद काठी सुडौल है और चेहरा किसी भी बाहर आती हुई स्टूडेंट से कहीं ज्यादा जवान और खूबसूरत है। पर अफसोस, उन गहरी और बड़ी आंखों में सिर्फ एक बर्फ जैसी ठंडक है जो किसी चाकू की धार जैसी तेज है। बाहर से लिंडा हमेशा बहुत मीठी और दयालु दिखती है। वो मिलनसार है और छोटी मोटी बातों या फालतू अफवाहों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन अभी दूर से ही उसने मुझे एक लड़की के साथ देख लिया था, एक बहुत ही प्यारी लड़की। जब मैं उसके पास पहुंचता हूं तो उसके चेहरे से वो ठंडक अचानक गायब हो जाती है और वो बहुत ही नरम आवाज में पूछती है, रायन, तो बाहर आ गए? तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर ले जाएगी। नहीं लिंडा, इसकी जरूरत नहीं है, तुम पहले वापस जाओ। सारा और मुझे अभी काम पर जाना है। क्या ये तुम्हारी क्लासमेट है? लिंडा सारा की तरफ देखते हुए पूछती है। हाँ, हम एक ही क्लास में हैं और डेस्कमेट्स भी हैं। हेलो सिस्टर, मेरा नाम सारा है, मैं इसकी डेस्कमेट हूँ। सारा ने डेस्कमेट शब्द पर बहुत जोर दिया। जरूर इसने आपको बहुत परेशान किया होगा, है ना? ये लड़का हमेशा से थोड़ा क्लमजी रहा है। पहले तो ये हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता था और मेरे साथ खेलने के लिए जिद करता था। लिंडा मुस्कुराते हुए कहती है। वो सैरा की तरफ बहुत प्यार से देखती है और हमारे पुराने दिनों की बातें बताने लगती है। उसकी बातों में अपनापन भरा हुआ है। सिस्टर लिंडा, उन पुरानी बातों को याद करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये रायन और एक बहन के बीच की खूबसूरत यादें हैं। चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, मुझे ये हमेशा याद रहेंगी। लिंडा सारा के सामने मेरा सिर सहलाते हुए कहती है। एक सगी बहन से भी ज्यादा करीब। कितना अच्छा है। आप बहुत जवान दिखती हैं। क्या आपने अभी अभी कॉलेज ग्रेजुएट किया है? सारा पूछती है। हाँ, अभी ग्रेजुएशन खत्म हुआ है और मैं सीधा रायन की फिक्र में भागी चली आई। लिंडा मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी आंखों में अभी भी वही हंसी है। रायन बहुत नासमझ है। अगर कोई इसे धोखा दे दे तो बहुत बुरा होगा। उसने आखिरी शब्द को इस तरह खींचकर कहा जैसे उसका कोई गहरा मतलब हो। आप चिंता मत कीजिए, रायन लड़कियों से बहुत कम मिलता जुलता है। वो सिर्फ मुझसे ही ज्यादा बातें करता है। सारा ने बीच में टोकते हुए कहा। और आप सिस्टर, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी है? क्या आप खुश हैं? क्या आपके बॉयफ्रेंड आपके साथ हैं? अभी तक तो नहीं। मैं हमेशा से रैन का ख्याल रख रही हूँ। मुझे बॉयफ्रेंड ढूंढने का वक्त ही कहाँ मिला। लिंडा सारा की तरफ देखती है। क्या स्कूल में इसकी कोई पसंद की लड़की नहीं है? तुम उसे जानती हो? क्या अपनी बहन को बता सकती हो कि क्या ये सच है? मुझे पक्का नहीं पता। सारा मासूमियत से अपना सिर हिलाती है। मैंने रायन को मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ ज्यादा बात करते नहीं देखा। शायद वो सच में किसी को पसंद नहीं करता। लगता है रायन अभी पहले जैसा ही सीधा साधा है। अब उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है। उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। लिंडा ने मेरा सिर छूने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि सारा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गोरा और नाजुक हाथ। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हमें काम के लिए देर हो रही है, हम पहले निकल रहे हैं। गुड बाय सिस्टर। इतनी जल्दी? या शायद मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। जरूरत नहीं है, बस आगे ही है, हम पैदल जा सकते हैं। सारा जवाब देती है और उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। जल्दी चलो, अगर ज्यादा देर हो गई तो अटेंडेंस बोनस हाथ से निकल जाएगा। मुझे पता है अभी वक्त है। मैं मुड़ा और लिंडा को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। हम पहले निकल रहे हैं। गुड बाय सिस्टर लिंडा, आज रात मिलते हैं। लिंडा हाथ हिलाकर विदा करती है और हमें जाते हुए देखती है। रायन और सारा दूर चले जाते हैं। उसके लंबे बाल उसकी गर्दन पर बिखरे हुए हैं। उसके चेहरे पर पहले से भी कहीं ज्यादा गहरी ठंडक छा जाती है। इधर घर पर रात का खाना तैयार है, आ रहा हूँ। मैंने टीवी बंद किया और मेज पर बैठ गया। आज का डिनर हमेशा की तरह शानदार था। मेज पर मीट और सब्जियां सजी थीं, सॉस एकदम गाढ़ा था और सफेद चावल भी बिल्कुल सही पके थे। उसने एक बोल में खाना निकाला और मेरे सामने रख दिया। लिंडा दूसरी तरफ बैठी थी, अपनी वही गरिमा और एलिगेंस बनाए हुए। उसके गालों पर एक हल्का नशीला सा गुलाबीपन था। उसके लाल होठों के कोने मुस्कुरा रहे थे जब वो मुझे खाना खाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों की चमक अभी भी गहराई में छिपी हुई थी। इतनी देर से खा रहे हो, जरूर बहुत भूख लगी होगी। उसने एक गिलास में पानी भरा और मेरी तरफ सरका दिया। वो मेरे खाने के अंदाज को बड़े गौर से देख रही थी। हाँ, काफी भूख लगी है। अच्छा हुआ कि मुझे सिस्टर लिंडा के हाथ का खाना मिल गया। ये पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। लिंडा के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वो उठी और कैबिनेट से रेड वाइन की एक बोतल निकाली। क्या हुआ? क्या तुम कुछ पीना चाहते हो? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे नहीं पता। सच कहूं तो मैंने आज तक शराब नहीं पी है। मैं अभी माइनर हूँ। वैसे भी अल्कोहल दिमाग को सुन्न कर देता है। मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है। तो क्या तुम्हें पता है कि इतने सारे लोग अभी भी पीना क्यों पसंद करते हैं? लिंडा ने अपना चेहरा अपने हाथ पर टिका लिया और अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से गिलास को धीरे से बजाते हुए एक आवाज की। मुझे नहीं पता। क्या ये किसी तरह के मजे के लिए है? लिंडा ने बोतल उठाई। वाइन धीरे धीरे हवा में अपनी महक छोड़ने लगी। उसने धीरे से एक छोटा गिलास भरा।
वो साफ सुथरा मीठा तरल किसी नशीली दवा की तरह एक गहरे रंग के साथ चमक रहा था। क्योंकि अल्कोहल लोगों को बहुत सी चीज़ें भुला देता है, चिंता, दर्द, उदासी। उसने गिलास को घुमाया। वाइन अंदर तेजी से घूमने लगी। क्या तुम इसे चखना चाहते हो? जैसे ही मैंने अपने बोल के चावल खत्म किए, हाथ में चॉपस्टिक्स पकड़े हुए मैं रुक गया। मेरे दिमाग में तर्क और जिज्ञासा के बीच एक जंग छिड़ गई। मैंने देखा कि लिंडा गिलास को मेरे करीब ला रही है। उसकी सफ़ेद उंगलियों ने उस पतले गिलास को पकड़ा हुआ था। गिलास के अंदर का वो लाल तरल बहुत लुभावना था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है ना? मुझे यकीन है कि मैं शराब को संभाल नहीं पाऊंगा। अगर मैं नशे में धुत हो गया तो ये बुरा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बहन के साथ यहाँ थोड़ा सा तो चख ही सकते हो। लिंडा ने अपने गहरे लाल होठों को दांतों तले दबाया। उसकी बादाम जैसी आंखों से एक नशीली कशिश झलक रही थी। तेज रोशनी ने उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को चमका दिया, जो खिले हुए गुलाब की तरह मोहक लग रहा था। रायन, तुम्हें यहाँ अपनी बहन के साथ किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वही करो जो तुम चाहते हो। उसने अपनी आवाज़ को बहुत ही गर्मजोशी भरा बना लिया, जैसे एक बड़ी बहन छोटे भाई को धैर्य के साथ रास्ता दिखा रही हो। जिससे मेरा बचाव धीरे धीरे कम होने लगा। तबाही के जाल में फंसते हुए उसने वो गिलास मेज पर मेरे सामने रख दिया। लिंडा ने अपने लिए एक और गिलास भरा और शराब की मीठी खुशबू को महसूस किया। उसकी आंखों में अचानक वासना और चाहत की लहरें उठने लगीं, यहाँ तक कि वो सफ़ेद और काले के बीच का फर्क भी भूल गई। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगा। मैंने गिलास लिया और एक छोटा सा घूंट भरा। वो मीठा नशीला तरल मेरी जीभ और गले से होते हुए मेरे पेट में उतर गया, जिससे मेरी नसें उत्तेजित होने लगी। कैसा है? क्या ये अच्छा है? मैंने मदहोश होकर जवाब दिया। हाँ, मैं इस एहसास को समझ नहीं पा रहा हूँ। बस इतना जानता हूँ कि ये बहुत तेज़ है, जैसे मेरे शरीर में एक चिंगारी जल के हो। वो खुशबू मेरी जीभ की नोक पर वापस आती है और मेरी सोचने की शक्ति बेकाबू होकर डूबने लगती है। लिंडा आगे झुकी और बोतल से मेरे गिलास में शराब डालती रही। तरल का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया। उस चमकते रंग ने मेरे विचारों को हिलाकर रख दिया। मैं उसे बार बार चखना चाहता था। मेरी उंगलियां गिलास के चारों तरफ लिपटी थीं। मैंने गिलास को पकड़ा तो था, पर उसे उठाया नहीं। मुझे महसूस हुआ कि मेरा होश खोता जा रहा है। एक अंदरूनी आवाज ने मुझसे कहा कि सिर्फ थोड़ा सा चखना, लेकिन मेरी बहन ने कहा था कि किसी भी चीज की चिंता मत करो। लिंडा ने मेरे चेहरे को सहलाया। उसकी नरम और कोमल हथेली मेरी त्वचा पर दबी हुई थी। उसकी आवाज बहुत ही सुरीली और रूह तक पहुंचने वाली थी। रायन, तुम्हारी बहन तुम्हारा ख्याल रखेगी। मेरी आंखों में देखते हुए उसने पूरा भ्रम देख लिया। उसके होठों की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने मेरे गाल को चुटकी भरी और उकसाते हुए अपनी सांसें छोड़ी। शराब मिली उसकी सांसें मेरे होठों के पास महसूस हो रही थी। लिंदा अपनी सीट पर वापस चली गई और मुझ गिलास खाली करते हुए देखने लगी, जैसे मैं अपना दिमाग खो चुका हूं। उसने उस लालच और चाहत को पूरी तरह आज़ाद कर दिया जिसे वो मुश्किल से छिपा पा रहे थे। अपने सब्र के आखिरी कतरे के साथ उसने मुझसे धीरे से पूछा, रायन, क्या तुम नशे में हो? क्या तुम्हें और चाहिए? अभी भी एक दयालु चेहरा बनाकर वो मुझसे पूछ रही थी। उसने मुझे एक और गिलास दिया। मैं नशे में नहीं हूँ। ये वाइन काफ़ी अच्छी है सिस्टर लिंडा, मैंने मदहोशी में जवाब दिया। मेरी पीली त्वचा पर एक लाली छा गई। मेरे शरीर की वो चिंगारी एक बड़ी आग में बदल गई, जिसने मेरे कमजोर बाहरी खोल को जला दिया। बिना किसी वजह के बहादुरी दिखाते हुए मैंने अपने सामने वाला गिलास पकड़ लिया। अल्कोहल ने मेरे होश के आखिरी टुकड़े को भी चकनाचूर कर दिया। गिलास एक खनक के साथ मेज से टकराया और बचा हुआ तरल बाहर गिर गया। वो मेज पर फैल गया, जिससे एक बड़ा और गहरा लाल धब्बा बन गया। लिंडा ने 2 बार मेरा नाम पुकारा। जवाब में उसे सिर्फ मेरी धीमी सांसें सुनाई दी। मैं मेज पर झुका हुआ था, चेहरा पूरी तरह लाल था। मैं पूरी तरह होश खो चुका था। उसने गिलास उठाया, मेरे पीछे आई और कुछ नैपकिन्स निकाले। उसने मेरे होठों के कोनों पर लगी वाइन की बूंदों को पूंछा। उसने मेरे चेहरे को देखा, जो जवान और बिखरा हुआ था, फिर भी उसमें एक मासूमियत थी। वो संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। सच में, इतनी कम अल्कोहल टॉलरेंस के साथ भी तुम पीते हो। अगर तुम किसी दूसरी औरत के सामने इस तरह नशे में धुत हो जाते तो ये ठीक नहीं होता। उसके पतले हाथ मेरे बल के नीचे से गए। उसने मुझे सहारा दिया और खड़ा किया। कदम दर कदम वो मुझे बेडरूम तक ले गई। लिंडा ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। वो उस शिकार को निहारने के लिए ऊपर झुकी जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था। वो भौहें और आंखें जिनके लिए वो पागल थी, उनमें अभी भी वही पुरानी बातें थीं जो उसे मुझसे और भी गहरा प्यार करने पर मजबूर कर रही थी, जिससे वो मुझे पूरी तरह अपना बनाना चाहती थी। अपने शिकार को अपने पूरे कंट्रोल में रखने की उसकी चाहत। उसकी नज़र धीरे धीरे नीचे उतरी, मेरी पतली गर्दन और कॉलर बोन से गुजरते हुए। उसने मेरा जैकेट उतार दिया और अपना हाथ मेरी शर्ट के अंदर डाला। मेरी त्वचा की गर्मी को महसूस करते हुए वो अपना हाथ हटाना ही नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ खींचा और मुझे कंबल उड़ा दिया। वो मुड़ी और मेज की गंदगी साफ करने के लिए कमरे से बाहर चली गई। वो सोच रही है कि ये खाना सबसे अच्छा था। उसे जल्दीबाजी में नहीं खाना चाहिए था। सब कुछ तैयार करना जरूरी था। आखिर उस पल में मैं उसका था। कोई मुझे उससे छीन नहीं सकता था। लिंडा ने मेज साफ की, एक ढीला ढाला रूप ढूंढा और नहाने चली गई। जब वो वापस आई तो मैं पहले ही गहरी नींद में था। वो मेरे शरीर के पास आई और मुझे गले लगा लिया। मुझे शारीरिक रूप से अपनी गिरफ्त में रखने के एहसास ने उसकी इच्छा को बहुत सुकून दिया, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो।
इसके अलावा उसके दिल में मैं हमेशा से उसका ही होना चाहिए था। पिछली बार जब उसने मौका हाथ से जाने दिया था तो उसने लगभग 10 सालों तक दर्द सहा था। दोबारा मिलने पर उस नौजवान के साथ दूसरी औरतें थीं, यहाँ तक कि एक ऐसी भी जिसकी खूबसूरती उससे कम नहीं थी। लिंडा को कभी किसी बात का इतना पछतावा नहीं हुआ था। उसे नफरत थी कि उसने इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया और सबसे कीमती खजाना किसी और को ले जाने दिया। इस पागलपन ने उसे एक जुनून की तरफ धकेला कि वो अपनी चीज वापस पाकर रहेगी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मेरे माथे, मेरे गालों को चूमा और आखिरकार मेरे होठों पर रुक गई। शराब मिला, वो मीठा स्वाद। दूसरी तरफ जब लिंडा की आंख खुली तब भी मैं उसकी बाहों में गहरी नींद में सो रहा था, सिमटा हुआ, बहुत ही सीधा और छोटा दिख रहा था। बिना किसी बचाव के अपना सबसे कमजोर हिस्सा दिखा रहा था। वो अपनी किस्मत पर खुश थी। उसने अपने धोखे और चालाकी के लिए खुद को मन ही मन कोसा भी, लेकिन वो किसी भी चीज से ज्यादा ये चाहती थी कि वक्त वहीं रुक जाए, ताकि वो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है उसे हमेशा के लिए थाम सके। कम से कम अब मैं पूरी तरह उसका हूं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है और मुझे जबरदस्ती हासिल करने की जरूरत नहीं है। अभी भी शांति से आगे बढ़ने का मौका है। वो अपने मन में सोचती है और मेरे पूरी तरह से उसके वश में होने का प्लान बनाती है। यही वो चाहती है। लिंडा बिस्तर के पास आई और मुझे कंबल ओढ़ा दिया। फिर उसने ढंग के कपड़े पहने, किचन में गई और नाश्ता बनाने लगी। उसने लाल चावल के पॉरेज का एक बर्तन चढ़ाया। उसने पॉरेज के लिए 2 साइड डिशेस तैयार की, पोटैटो स्ट्रिप्स और टारो स्ट्रिप्स, और कुछ ताज़ा अचार निकाला। ये नाश्ता सादा था पर सुकून देने वाला था, उन बरसों की तरह जो बहुत शांत लगते हैं। मैं अभी भी नहीं जागा था। जाहिर है कल रात मैं बहुत नशे में था। लिंडा बिस्तर के पास आई और मेरे चेहरे की तरफ झुकी। उसने मेरे गाल पर बिखरे हुए बालों को हटाया और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, रायन, उठने का वक्त हो गया है। मेरा होश धीरे धीरे वापस आया। मैंने अपनी भारी और नींद भरी आंखें खोली और सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो थी उसका मेरी तरफ झुककर मुझे जगाना। सूरज की रोशनी उसके चेहरे को घेरे हुए थी और मेरी तरफ उसकी नजर पानी जैसी नरम थी। लिंडा, मैंने चौंकते हुए कहा। कल रात की बात याद आते ही मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया, जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी हो। कल रात के लिए मुझे माफ कर देना। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। क्या मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैंने ही तुम्हें पीने के लिए बढ़ावा नहीं दिया था? वैसे भी नशे में धुत रायन बहुत प्यारा लगता है। लिंडा मेरा सिर सहलाते हुए कहती है। प्यारा और सीधा, एकदम समझदार बनने की कोशिश करता हुआ। चलो जल्दी उठो। हमेशा की तरह बहुत ही बारीकी से वो बहुत चालाकी के साथ मेरी जिंदगी को वापस नॉर्मल बना रही है। तुम्हारी बहन को कुछ वक्त के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना है। लिंडा मेज पर पॉरेज खाते हुए कहती है। रायन, क्या तुम अपनी बहन के लिए घर का ख्याल रखोगे? बिल्कुल। इतने सालों से मैं ही तो उसके लिए घर संभाल रहा हूँ। लिंडा कहती है, ये तो सच है। शुक्रिया रायन। वो अपनी पॉरेज का घूंट लेती है और उसकी नजरें रायन पर टिकी हैं। तो जब तक तुम्हारी बहन बाहर है तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। ठीक से खाना और गर्म कपड़े पहनना। फिक्र मत करना, मैं कर लूंगा। रायन कितना आज्ञाकारी लड़का है। लिंडा के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आती है। वो अपनी पॉरेज खत्म करती है और रायन के नाश्ते और सफाई खत्म करने का इंतजार करती है। फिर वो उसे ड्राइव करके स्कूल छोड़ती है। आज थोड़ी देर हो गई है। जब रायन क्लासरूम पहुंचता है तो आधे से ज्यादा क्लासमेट्स वहां मौजूद हैं। वो अपनी जगह पर बैठता है, पहले अपना होमवर्क आगे बढ़ाता है और फिर अपना बैग रखकर अपनी बुक निकालता है। उसकी नजरें कुदरती तौर पर जस्टिन की तरफ जाती हैं। वो अभी भी थोड़ा बीमार लग रहा है लेकिन उसका रंग कल से बेहतर है। कड़ाके की ठंड में खिले हुए एक खूबसूरत फूल की तरह वो आज भी उतना ही हैंडसम दिख रहा है। जस्टिन अपनी किताब हटाकर सबसे पहले बात शुरू करता है। आज इतनी देर कैसे हो गई? रायन कुछ पल के लिए सोचता है और इसे छुपाने का उसका कोई इरादा नहीं है। वो बड़ी ईमानदारी से कहता है, कल रात मैं नशे में था। उसका लहजा एकदम शांत है। बिना किसी दिखावे के वो बस एक गहरे दोस्त के नाते जस्टिन को ये सच बता देता है। जस्टिन अपनी किताब नीचे रखता है और उसकी तरफ बड़े इंटरेस्ट के साथ देखता है। रायन, क्या तुम पीते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा। रायन कहता है, कल पहली बार ट्राई किया था पर पता चला कि मेरी अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम है। सिर्फ 3 ड्रिंक्स के बाद मैं ढेर हो गया। यकीनन मैंने लिंडा के लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी कर दी होगी। जस्टिन धीरे से बड़बड़ाता है, तुम बेहोश हो गए थे। ये शब्द सुनते ही वो अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है, लेकिन अपनी भड़ास निकालने का उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। उसे अपने सीने में एक अजीब सी जलन महसूस हो रही है। वो तुरंत रायन को पकड़ लेता है और उसके शरीर पे उस औरत के दिए हुए निशान ढूंढने लगता है। रायन को जस्टिन कुछ खोया खोया सा लगता है और वो उसके आंखों के सामने हाथ हिलाकर पूछता है, क्या हुआ? कुछ नहीं। जस्टिन अपना चेहरा घुमा लेता है और अपने काले बालों से अपनी आंखों को ढक लेता है, जिसमें नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा है। वो अपना हाथ इतनी जोर से भींचता है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। वो समझ सकता है कि लिंडा की नीयत क्या है। बिल्कुल वैसी ही कब्जा करने की चाहत जैसी उसकी खुद की है। उसे अंदाज नहीं था कि वो दूसरी औरत इतनी चालाक और बेसबर निकलेगी। उसने कितनी बेशर्मी से रायन को अपने जाल में फंसाया। रायन उसे पसंद कैसे कर सकता है? लिंडा ऐसा कर कैसे सकती है? वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। वो चोरी छिपे रायन के चेहरे को देख रहा है। उसकी नजरों में एक ऐसी लालच है जिसे छुपाना मुश्किल है। ये वो खजाना है जिसे वो अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। वो जानता है कि रायन खुद होकर कभी प्यार का इजहार नहीं करेगा, भले ही उसके मन में वो एहसास हो। असुरक्षा उसे पीछे खींच लेगी।
जस्टिन को इंतजार करना चाहिए था। उसे लगा था कि कोई उसे छीन नहीं पाएगा, पर अब हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। वो अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। इधर वीकेंड पर घर एकदम खाली और ठंडा पड़ा है। खिड़की के बाहर से पड़ोसियों की आवाजें आ रही हैं। कुछ बुजुर्ग लोग सिकमोर ट्री के नीचे बैठकर हर मुद्दे पर गप्पे मार रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है, वो लड़की, मुझे याद है, वो बहुत अच्छी और तमीज़दार है। ऐसा लगता है जैसे वो रायन को पसंद करती है। अगर वो दोनों साथ आ जाएं तो कमाल की जोड़ी बनेगी। दूसरा बुजुर्ग जवाब देता है, क्या बकवास कर रहे हो, रायन अभी पढ़ाई की उम्र में है, कुछ सालों बाद शायद। तभी दूसरा कहता है, तुम्हें क्या पता, वो लड़की यकीनन किसी अमीर खानदान से है। पता नहीं इस टूटे फूटे मोहल्ले में क्या सोचकर रहने आई है। मेरी नज़र में रायन और उसका सोशल क्लास मेल नहीं खाता। सोफी खामोशी से उनके पास से गुजरती है, जैसे उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी काली गहरी आंखें एकदम शांत और रहस्यमयी हैं। वो सीढ़ियां चढ़कर रायन के दरवाजे पर दस्तक देती है। रायन दरवाज़ा खोलते ही हैरान रह जाता है। सोफी, वो उसे अंदर आने के लिए जगह देता है। तुम यहाँ? सोफी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, अकेले होमवर्क करना बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। वैसे भी मुझे कुछ डिस्कस करना था और मैं तुम्हारी इंग्लिश में मदद भी कर सकती हूँ। वो एक प्लास्टिक बैग और अपना बैकपैक लेकर अंदर आती है। रायन सोचता है कि आज जैसे नीरस दिन में अपनी पसंद की लड़की को देखना ही उसके लिए खुशी की बात है। सोफी कहती है, क्या मुझे जूते बदलने होंगे? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। खिड़की के पास एक छोटी सी टेबल है जिस पर किताबें बिखरी पड़ी हैं। रायन जगह बनाता है और सोफी के लिए कुर्सी लगाता है। सोफी अपना बैकपैक पटकती है और एक थैली मेज पर रखती है। ये लो, मैं अभी ताज़ा टैंजरीन्स खरीद कर लाई हूँ, एक ट्राई करो। शुक्रिया। रायन एक संतरा छील कर मुंह में डालता है। उसका मीठा रस उसके गले में उतर जाता है। बहुत मीठा है। मज़ा आ गया, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। सोफी की मुस्कान किसी फूल की तरह कोमल है। रायन का मासूम दिल उसकी इस अदा पर फिदा हो जाता है। रायन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का नाटक करता है, लेकिन उसकी नज़रें बेचैन है। अचानक सोफी पूछती है, रायन, क्या बेला सामने वाले अपार्टमेंट में रहती है? वो अक्सर मेरे लिए खाना बनाने आती है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। सच में? तुम तो बड़े लकी हो। हाँ, शायद ये फेट का कोई इनाम है। रायन कड़वाहट के साथ हंसता है। बेला का ख्याल रखना उसके लिए एक अनजानी गर्माहट की तरह था। सोफी पूछती है, और मैं, क्या मेरी गिनती भी उन्हीं में होती है? शायद। रायन हकलाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दे। उसे सोफी इतनी पसंद है, पर उसे इजहार करने की हिम्मत नहीं है। रायन सोच रहा है कि शायद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे और ये दोस्ती बस एक याद बनकर रह जाएगी। ये सोचकर ही उसके सीने में दर्द होने लगता है। वो अपने जज्बात दबाने की कोशिश करता है। अचानक सोफी अपनी पढ़ाई रोककर सीधा पूछती है, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं? वो अचानक अपने हाथों से रायन का चेहरा थाम लेती है और उसके गालों को सहलाने लगती है। इस छुअन से रायन कांप उठता है। वो एकदम सुन्न पड़ गया है। सोफी की हथेली बहुत कोमल है और वो अपनी गहरी आंखों से सीधा रायन की आंखों में झांक रही है। सोफी बड़े गंभीर अंदाज में पूछती है, रायन, क्या तुम चाहते हो कि हम साथ रहें, चाहे ये मुमकिन हो या ना हो? रायन कहता है, बिल्कुल चाहता हूँ। मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। सबके साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ। सोफी के दिल की चाहत अब पागलपन में बदल रही है। वो अपनी जगह से खड़ी होकर रायन की आंखों को सहलाने लगती है। रायन उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी दीवानगी देखता है और घबराकर पीछे हटने की कोशिश करता है। सोफी तुरंत खुद को संभालती है और अपना हाथ हटा लेती है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी भावुक हो गई थी। वो वापस अपनी पढ़ाई में लग जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोपहर हो चुकी है। रायन खड़ा होकर कहता है, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। मैं कुछ बनाता हूँ, पर ज़्यादा डिशेज नहीं है, सॉरी। सोफी कहती है, क्यों ना मैं खाना बनाऊँ, इसमें औपचारिकता कैसी? वो किचन में जाती है और रायन से मिर्च काटने को कहती है। रायन बड़े अनाड़ी तरीके से मिर्च काट रहा है। सोफी मुस्कुराते हुए आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। रायन, चाकू पकड़ने का तरीका ये नहीं है। देखो तुमने मिर्च कितनी मोटी काटी है, आराम से काटो, कहीं उंगली न कट जाए। सोफी का हाथ रायन के हाथ से छोटा और बहुत कोमल है। वो उसे मिर्च काटना सिखा रही है और रायन को उसके बालों की खुशबू महसूस हो रही है। वो पूरी तरह से उसकी तरफ खिंचा जा रहा है। आधे घंटे बाद खाना मेज पर सज जाता है। रायन जैसे ही पहला निवाला लेता है, सोफी की नज़रें उसके रिएक्शन का इंतजार कर रही हैं। बहुत स्वादिष्ट है, मेरे हाथ के खाने से तो कहीं बेहतर है। सोफी ये सुनकर खिल उठती है। उसे रायन की तारीफ सुनना बहुत पसंद है। खाना खाने के बाद रायन बर्तन धोता है और टीवी चलाता है। एक रोमांटिक ड्रामा चल रहा है। सोफी पूछती है, रायन, क्या तुम्हें यह देखना पसंद है? नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें पसंद आएगा। मुझे लगा सब लड़कियों को रोमांस पसंद होता है। सोफी मुस्कुराते हुए कहती है, तो क्या तुम्हारी नज़र में मैं भी वैसी ही हूँ? नहीं नहीं, आप बहुत स्पेशल हैं। नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूँ, बुद्धू कहीं का। मैं अपनी ही बातों में कैसे उलझ गया? मैंने बस बिना सोचे समझे ये कह दिया था। कोई बात नहीं। सच कहूं तो मैं काफ़ी बेवकूफ़ हूँ। एक ही सेंटेंस ने मुझे पूरी तरह उलझा दिया। मैंने एक माफ़ी मांगते हुए बच्चे की तरह सोफ़ी पर एक सरसरी नज़र डाली। मुझे नहीं पता था कि सोफ़ी ने मेरी बातों पर ध्यान दिया या नहीं। सच तो यह था कि अनजाने में ही सही, मैंने उन जज्बातों को जाहिर कर दिया था जिन्हें मैंने अपने दिल की गहराइयों में छुपा रखा था। मैं बहुत डरा हुआ हूँ।
अगर सोफी को पता चल जाए कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो क्या वो अब भी मेरे इतने करीब रहेगी? कभी कभी मैं उन रहस्यों के बारे में भी सोचता हूँ और ये कि शायद सोफी भी मुझे पसंद करती है, लेकिन हर बार अच्छी तरह सोचने के बाद मैं आखिरकार उस ख्याल को छोड़ देता हूँ। उसका मुझसे प्यार करना जिंदगी के 3 बड़े भ्रमों में से एक है। मैं ये गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं अक्सर बदतर और उससे भी ज़्यादा सोचने का आदी हूँ। ज़्यादातर हाई स्कूल रोमांसेस का कोई अंजाम नहीं निकलता। शुरुआत जितनी खूबसूरत होती है, अंत उतना ही दर्दनाक होता है। हाँ, ये काफ़ी बचकान है। अब से सावधान रहना। किसी बुरी लड़की को खुद को धोखा मत देने देना। मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है कि वो मुझे धोखा दे। मैं पूरी तरह कंगाल हूँ। क्या वो मुझे सिर्फ एक चैलेंज लेने के लिए पकड़ेंगे? वो क्या करेंगे? किडनी निकाल लेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? रायन, तुम दिखने में बुरे नहीं हो। शायद किसी की नज़र तुम पर हो, लेकिन वो वाकई मेरा अपहरण नहीं करेंगे। अभी ऑर्गन ट्रैफिकिंग का कोई चांस नहीं है ना? मैंने टीवी स्क्रीन को एकटक देखते हुए सोफी की सारी बातों को एक मजाक की तरह लिया। सोफी ने अपना सिर घुमाया और अपनी नजरें मेरे चेहरे पर टिका दी। उसके होठों के कोने पर एक सार्थक मुस्कान उभर आई। वो जानती थी कि मैंने उसके इस तरह घूरने पर ध्यान नहीं दिया था। मैं टेलीविजन को लगातार देखता रहा, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे कुछ हो ही नहीं रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या हो अगर वो मुझे मेज पे पटक दे? अचानक उसका अपनी ताकत पे शायद कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या मैं विरोध करूंगा? क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? सोफी इसके बारे में जितना सोचती, वो सीन उतना ही ज्यादा आकर्षक लगता था। उसने मेरे घबराए हुए चेहरे की कल्पना की। कितना सीधा साधा लड़का है। मैं यकीनन उससे उलझन में पूछूंगा। अगर उसने जो चाहा वो किया और इस जायके को चखना जारी रखा, तो क्या मैं उसे खुद से दूर ढकेल दूंगा? वो जितना सोचती, सोफी को उतना ही महसूस होता कि वो अपना कंट्रोल खो रही है। मेरे उस घबराए हुए चेहरे के बारे में सोचकर उसे यह सब बेहद लुभावना लग रहा था। हम दोनों ही एक नासमझ और अपरिपक्व उम्र में हैं। वो बेकाबू छुअन मेरी झिझक को जगा देगी, लेकिन इसके साथ ही वो मीठी मलाई की तरह नशेड़ी बनाने वाली होगी। लेकिन यह सब मेरी आंखों में क्या उतना ही लुभावना होगा? एकमात्र निश्चितता यह है कि सोफी की मौजूदा छवि शांत और आकर्षक मेरी आंखों के सामने टूट जाएगी। शायद मैं उसे अब और पसंद न करूं। एक गलती हमेशा के लिए पछतावे का सबब बन सकती है। सोफी ने अपनी बढ़ी हुई उत्तेजना को फिर से दबाया। रायन, मुझे याद है कि तुम्हें दोपहर में सोने की आदत है। सोफी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन तुम अभी भी यहीं हो। मैं किसी मेहमान को छोड़कर अकेले सोने कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम यहीं सो जाओ? सोफी ने सुझाव दिया। उसने हमारे बीच की खाली जगह को थपथपाया। तुम्हारा सोफा काफी सॉफ्ट है और यहाँ काफी जगह भी है ना? मैंने हिचकिचाते हुए अपना सिर खुजलाया। ये सही नहीं है ना? तुम अपने ही घर में इतने शर्मीले कैसे हो सकते हो? सोफी ने हल्की मुस्कान के साथ उसके आपस में सटे हुए पैरों को थपथपाया। ये तुम्हारे तकिए का काम कर सकते हैं। स्वेटपैंट्स में लिपटे उसके पैर लंबे, पतले और बिल्कुल परफेक्ट शेप में थे। वो पैर जैसे स्टॉकिंग्स के लिए ही बने थे, लेकिन उसकी उम्र की लड़की के लिए ये थोड़ा जल्दी लग रहा था। मैं कशमकश में था। सूझबूझ ने मुझसे कहा कि यह सोफी के लिए असम्मानजनक था, लेकिन एक दूसरी आवाज मुझे ललचा रही थी। मुझे खोया हुआ और शक करते हुए देखकर सोफी ने बस अपना हाथ बढ़ाया और मुझे नीचे लेटने के लिए खींच लिया। उसने मेरा सिर अपनी गोद में रखवा लिया। ट्राई करके देखो। क्या तुम शर्मा रहे हो रायन? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले कभी किसी लड़की की गोद में अपना सिर नहीं रखा है, फिर मैं पहली हूँ। सोफी के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसके पैरों पर रहे उस वजन ने उसे संतोष का एक बहुत बड़ा एहसास दिया। इस नज़दीकी के साथ उसकी शुरुआती झिझक गायब हो गई। असल में ये पहली बार है जब मैंने किसी लड़के को अपनी गोद में सिर रखने दिया है। ये काफ़ी अजीब है, लेकिन चूंकि ये तुम हो, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। वो रुकी और उसने बड़ी शांति से आगे कहा, हाँ तुम स्पेशल हो। ये लाइन सुनने में बहुत आम लगती है, लेकिन मेरे कानों तक पहुंचते ही मेरी कल्पनाएं बेकाबू होकर दौड़ने लगी। मैंने अपनी आंखें टीवी स्क्रीन पर टिकाए रखीं। अपनी कनपटी पर एक कोमल छुअन महसूस करते हुए मैं उसकी हल्की सी खुशबू को भी महसूस कर सकता था। अचानक उसके ठंडे हाथ ने मेरे सिर को सहलाया। उसकी उंगलियों ने मेरे महीन बालों को हल्के से छुआ और एक मीठी आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, नींद नहीं आ रही? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सुलाऊं? मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने 2 हल्की हंसी की आवाजें सुनी और फिर उसके लंबे बालों की एक लट मेरे चेहरे पर आ गिरी। सोफी काफी करीब से मेरे चेहरे को देखते हुए ऊपर झुकी हुई थी। मैं ऐसा सिर्फ किसी बच्चे के लिए करती, उसने बड़ी कोमलता से कहा। रायन, तुम इसे एक विशेषाधिकार मान सकते हो। मेरा विशेषाधिकार सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मुझे यह हक क्यों दे रही हो? मैंने पहले ही कहा था कि तुम स्पेशल हो। फिर से स्पेशल। मैं खुद से कहता रहा कि सोफी के साथ इस तरह होना ही काफी था, लेकिन उसकी ये बातें, जो जाहिर तौर पर बिना किसी खास मतलब की कही गई थीं, मेरे दिल को किसी मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह चुभ रही थीं। मुझे अपने प्यार का इजहार करने के लिए उकसा रही थीं। वो मुझे बिना किसी कंट्रोल की कल्पनाएं करने पर मजबूर कर रही थी। क्या सोफी भी वाकई मेरे लिए कुछ महसूस करती है? रायन, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? सोफी ने अचानक उसी शांत लहजे में पूछा, मानो ये बस एक आम बातचीत हो। मुझे नहीं पता, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। तो फिर मुझे अंदाजा लगाने दो, सुंदर होनी चाहिए।
और उसका उतना सुंदर होना भी ज़रूरी नहीं है। मैं ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ, तो क्या मैं क्वालिफ़ाई करती हूँ? मैंने सोफ़ी पे एक नज़र डाली। वो खुलकर मुस्कुरा रही थी, हमेशा की तरह पावन और खूबसूरत, ख़ासकर जब वो सुबह की ओस से भीगी हुई किसी लिली की तरह खिलखिलाती थी। एक ऐसी दिलकश खूबसूरती, जिसने मुझे फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसके सवाल का कोई छिपा हुआ मतलब था। सूफी का मतलब था कि उसके दिल में थोड़ी-सी झिझक थी, मानो वो मासूमियत का नाटक कर रही हो। यहाँ तक कि वो खुद भी थोड़ी प्रभावित महसूस कर रही थी। बातचीत वहीं रुक गई। सूफी अपने पैरों पर पड़ रहे उस वज़न और गर्माहट का मज़ा ले रही थी, और धीरे-धीरे उसे एक लयबद्ध सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना सिर झुकाया और देखा कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, मानो मैं सो गया हूँ। उसने दबी आवाज़ में 2 बार मेरा नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरी नींद इतनी शांत और सुकून भरी थी कि उसने उसके अंदर की चाहत को बुरी तरह भड़का दिया। उसके दांतों और होठों के बीच थूक इकट्ठा होने लगा, क्योंकि वो अपनी उस भीषण उत्तेजना को अपनी पूरी ताकत से दबा रही थी। वो धीरे धीरे इंच दर इंच नीचे झुकी, जब तक कि मेरा कोमल गाल उसके होठों से नहीं छू गया। एक बेकाबू दीवानगी की लहर किसी सैलाब की तरह उसके सिर के ऊपर से गुजर गई। नाइट लाइट ने उस पूरे दृश्य को अपनी रोशनी से सराबोर कर दिया, उसे पूरी तरह डुबो दिया और उसके दिल की गहराइयों में छिपी उस खट्टी मीठी नाजुक तड़प को और बढ़ा दिया। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो बस कह दो, सोफी अपने दिल में खामोशी से चिल्लाई। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाने की इस चाहत को रोक कर कितना तड़पती हूँ? उसने अपनी हथेली मेरी कॉलर बोन पर रखी और मेरी पतली गर्दन से होते हुए ऊपर बढ़ी, जब तक कि उसने आखिरकार मेरे चेहरे को नहीं छू लिया। जितना हो सके मेरे वजूद को महसूस करते हुए वो मेरे दिल के साथ और ज़्यादा शारीरिक संपर्क के लिए तरस रही थी। यह कैसा एहसास था? उसका मानना था कि मेरे लिए उसका प्यार सतही नहीं था। यह एक ऐसा प्यार था जो उसकी हड्डियों में समाया हुआ था। एक ऐसा प्यार जो रूह में उतर चुका था, जो मेरे अंदरूनी वजूद से लेकर मेरे शरीर तक, मेरी हर एक चीज़ से प्यार करता था। उसी पल बारिश की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। बड़ी-बड़ी बूंदें खिड़की पर ज़ोर-ज़ोर से टकरा रही थीं और मुझे अपने सिर के नीचे वो कोमल पैर महसूस हुआ। वो छुअन अभी भी बिल्कुल साफ थी, और एक सेकंड बाद मुझे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। मैं तेज़ी से उठकर बैठ गया। मैंने अपने शरीर के पास उसके लेगिंग्स के साफ कपड़े को देखा और मन ही मन खुश हुआ कि सोते समय मेरे मुंह से लार नहीं टपकी थी। पुरानी बातों को याद करते हुए शायद मुझे शुरुआत से ही मना कर देना चाहिए था। आखिरकार स्त्री और पुरुष के बीच एक दूरी होनी चाहिए, जो बनाए रखनी ज़रूरी है। लेकिन वो सोफ़ी थी, वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैंने कुछ बेबसी के साथ सोचा, शायद इस पल को थोड़ा और खूबसूरत बनाना ही बेहतर है। वैसे भी इस एक तरफ़ा प्यार का कोई सुखद अंत शायद नहीं होने वाला। बेहतर ये है कि अभी इसका मज़ा लिया जाए। इसके अलावा सोफ़ी के पैर वाक़ई बहुत आरामदायक हैं। उसी समय सोफ़ी भी सो चुकी थी। वो सोफ़े पर पीछे की तरफ झुकी हुई थी। उसके काले बालों की कुछ लटें उसके गालों पर चिपकी थीं और कुछ उसके होठों के कोनों पर गिर रही थीं। इसने उसे और भी ज़्यादा प्यारी बना दिया था, और मुझे अचानक अपने दिल में एक गुदगुदी सी महसूस हुई, मानो कोई हल्का अलौकिक पंख उस पर आ गिरा हो। बिना ये जाने कि क्यों, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे-धीरे सोफ़ी के चेहरे के करीब ले गया। उसकी त्वचा कोमल और चिकनी थी। उसकी नाजुक त्वचा का एहसास बहुत शानदार था, और मैं खुद को उसे हल्के से भींचने से नहीं रोक पाया। लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। हड़बड़ी में मैंने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन सोफ़ी पहले ही अपनी आंखें खोल चुकी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो अभी भी उसके चेहरे पर ही था। उसके हाव-भाव में हैरानी थी, लेकिन थोड़ा-सा मज़ाक भी था। शुक्र है कि कोई नाराज़गी नहीं थी, मानो उसने किसी नटखट बच्चे को पकड़ लिया हो। उसने कहा, "मार्कस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने साहसी हो। क्या तुम्हारी हिम्मत होती है किसी लड़की के चेहरे को इस तरह छूने की?" उसने मेरे हाथ को कसकर भींच लिया, मानो वो सबूत को अपने पास रखना चाहती हो। वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि वो मेरे जुर्म का फैसला नहीं कर लेती। मैं सिर्फ इतना ही कह सका, "आई एम सॉरी।" मैं खुद को रोक नहीं पाया। "तुम सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी।" अचानक उसने बात बदल दी। मेरा पैर सुन्न हो गया। मैं सोफ़े की रफ़्तार का मुकाबला नहीं कर पाया, और मुझे जवाब देने में एक पल लगा। "बहुत सॉफ्ट, बहुत आरामदायक। अगर कोई और लड़की होती मार्कस, तो वो तुम्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती। आई एम सॉरी।" आई एम सॉरी? मैंने जल्दी से फिर से माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो कोई और लड़की नहीं थी। सोफ़ी ने अचानक एक गर्मजोश मुस्कान दिखाई और मेरा हाथ छोड़ दिया। उसने अपना सिर घुमाया और खिड़की के बाहर बरसती बारिश को देखा। बूंदें हवा में तेजी से गिर रही थीं। आसमान इतना अंधकारमय था, मानो उस पर स्याही बिखेर दी गई हो। सोफ़ी दरवाजे की दूसरी तरफ बढ़ी। सोफ़ी खिड़की के पास खड़ी हो गई। पारदर्शी बूंदें कांच से टकरा रही थीं। उसने अपनी हथेली उस ठंडे कांच पर टिका दी। उसकी साफ आंखों में वो बेतरतीब गिरती हुई बारिश की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। अचानक मैंने मन ही मन चाहा कि बारिश और तेज हो जाए, कि ये कभी ना रुके, भले ही ये पूरी दुनिया को डुबो दे। आसमान और गहरा काला होता गया। मैंने लाइट चालू की और सोफ़ी से कहा, "ऐसा लगता है कि बारिश का रुकने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या तुम आज रात यहीं रुकना चाहोगी? तुम मेरे कमरे में सो सकती हो।
मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में सो जाऊंगा। इस बात पे जोर देते हुए कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने पूरी तमीज़ बनाए रखी। मैं नहीं चाहता था कि सोफ़ी मुझे गलत समझे या ये सोचे कि मेरा कोई छिपा हुआ मकसद था। मेरे बारे में उसकी राय बहुत मायने रखती थी। ठीक है फिर, परेशानी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, उसने कहा। मैं तुम्हारे लिए टॉयलेटरीज तैयार कर देता हूँ, मैंने जवाब दिया, बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए। सफ़ेद टूटी हुई टाइलों वाली दीवार पर दो टॉवल्स टंगे थे। वो ब्लू वाला, जब से मैंने पिछली बार उसे दिया था वहीं टंगा हुआ था, बिल्कुल साफ। मुझे एक एक्स्ट्रा टूथब्रश मिला और मैंने उसे खिड़की के फ्रेम पर रख दिया। मैं टॉवल लेने के लिए वापस लिविंग रूम में आया। क्या तुम ब्लू वाला इस्तेमाल करोगी? टूथब्रश नया है, तुम मेरा कप और टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकती हो। क्या तुम शावर लेना चाहती हो? क्या ये ठीक रहेगा फिर? थैंक यू। बॉडी वॉश और शैम्पू खिड़की पर ही है। शावर का स्विच शायद खराब है, उसमें से सिर्फ गर्म पानी आता है। जहाँ तक कपड़ों की बात है, मेरे लिए अभी ना बदलना ही बेहतर होगा। मैं तुम्हारे कपड़े तो नहीं पहन सकती, है ना? आई गेस तुम सही कह रही हो, मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्लीपर्स ले आता हूँ। मैं मुड़ा, रैक से कपड़े की कुछ स्लीपर्स निकाली और उन्हें सोफ़ी के पैरों के पास रख दिया। सोफ़ी ने अपने फीते खोले, जिससे उसके सफ़ेद लेस वाले मोजे नजर आने लगे। उसके पतले नाजुक टखने साफ दिख रहे थे। उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा बेहद कोमल और नाजुक लग रही थी। उसने अपने पैर स्लीपर्स में डाले और एक हल्की आवाज़ के साथ बाथरूम के अंदर चली गई। जल्द ही अंदर से एक आवाज़ तैरती हुई बाहर आई। पानी गिरने की आवाज़ जो बाहर की बारिश से बिल्कुल अलग थी। उन बारीक आवाज़ों ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। मैं सोफे पर बैठ गया और अपना ध्यान किसी और चीज़ पर लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा दिमाग बार बार घूमकर बाथरूम के दरवाजे पर ही जा टिकता था। भाप अब तक पूरे कमरे में भर चुकी होगी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। मैं ख्यालों में खोया हुआ था और उन्हें दिमाग को भटकने से रोकने में पूरी तरह नाकाम। मैंने उन विचारों को रोकने के लिए खुद के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। मैंने अपना फ़ोन निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। बाथरूम का दरवाज़ा खुला। सोफ़ी ने अभी भी वही कपड़े पहन रखे थे जो वो पहनकर आई थी, लेकिन उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा भाप की वजह से हल्की सी गुलाबी हो गई थी। उसके नाजुक चेहरे के पास बालों की कुछ गीली लटें लटक रही थीं, जो उसके अंदाज में एक सादगी भरा आकर्षण जोड़ रही थीं। क्या तुम थोड़ी देर बैठना चाहती हो या सोना पसंद करोगी? मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैं सोने जा रही हूँ, फिर तुम्हें भी जल्दी ही हाथ मुंह धो लेना चाहिए। आज के लिए सब कुछ करने के लिए थैंक्स। ऐसा कहने के बाद सोफ़ी मुड़ी और मेरे कमरे में चली गई। मैं हाथ मुंह धोने बाथरूम में गया। भाप अभी तक गायब नहीं हुई थी, जिससे हवा में एक सफ़ेद धुंधला कोहरा छाया हुआ था। सोफ़ी की एक हल्की सी खुशबू हवा में घुली हुई थी, जो मेरे आसपास तैर रही थी। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपनी स्लीपर्स बदली और अपने बेडरूम के दरवाजे के पास गया। मैंने तमीज़ से नॉक किया और जवाब सुनने के बाद ही हैंडल घुमाकर उसे खोला। सोफ़ी अभी सोई नहीं थी। वो बिस्तर के सिरहाने बैठी थी। उसके पैर कंबल के अंदर मुड़े हुए थे। वो अपना फ़ोन थामे स्क्रीन को देख रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने ऊपर देखा और मैं पूछा, क्या कंबल ठंडा है? क्या तुम्हें एक और की ज़रूरत है? दरवाजे के फ्रेम से टिके हुए मैंने फिक्र के साथ पूछा। ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक है। सोफ़ी ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना फ़ोन एक तरफ रखा और बोली, चलो थोड़ी देर बातें करते हैं। अभी तो बहुत जल्दी है और मुझे नींद भी नहीं आ रही। ठीक है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर के कोने पर बैठ गया। दूसरे छोर पर बैठी सोफ़ी ने मेरे नंगे पैरों की तरफ देखा। वो बोली, कपड़े की स्लीपर्स पहनने के बाद भी तुम्हारे पैर जल्दी ही ठंडे हो जाएंगे। अंदर आ जाओ, हम दोनों एक ही कंबल शेयर कर लेते हैं, इससे ज़्यादा गर्माहट रहेगी। क्या ये ठीक रहेगा? क्या ये तुम्हारा ही बिस्तर नहीं है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कंबल उठाया और अपने पैरों को अंदर कर लिया। सोफ़ी और मैं बिस्तर के दो अलग अलग कोनों पर बैठे थे। कंबल के नीचे से हमारे शरीरों की बनावट उसके पैरों की उस पतली और सुंदर रूपरेखा को बयां कर रही थी। क्या तुमने भविष्य के लिए कोई प्लानिंग की है? तुम आगे क्या करना चाहते हो? सोफ़ी ने एक शांत हाव भाव के साथ मुझसे पूछने के लिए अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। मेरी कोई खास प्लानिंग नहीं है। मैं बस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ, ताकि एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सके, और फिर पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। और ग्रेजुएट होने के बाद एक नौकरी ढूंढना और हर दिन बस अपने काम में बिजी रहना। मैं भी कुछ शानदार तजुर्बे हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं यकीनन स्थिरता को ही चुनूंगा। ये सुनने में बहुत उबाऊ लगता है। और तुम्हारा अपनी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने का इरादा कब है? शायद बहुत देर से कम तब तक जब तक कि मैं इस फीकी पर्सनालिटी के साथ खुद को स्टेबल ना कर लूं। मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी लड़की मुझ पर ध्यान नहीं देगी। इतना कम कॉन्फिडेंस क्यों है? तुम में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लड़कियां तुम्हें पसंद क्यों नहीं करेंगी? भले ही वो मुझ में हो, पर वो ऐसे गुण हैं जिनका कोई मोल नहीं है। मेरा आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल है, इमोशनल इंटेलिजेंस 0 से भी नीचे है, और इन सब के ऊपर मैं गरीब हूँ। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि यह खुद की बुराई करना है, यही हकीकत है। ये बेकार की बातें नहीं हैं। सोफ़ी ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। तुम बहुत मजबूत हो, मेहनती हो और ज़िद्दी हो, सोफ़ी ने एक कोमल मुस्कान के साथ बड़े शांत अंदाज में समझाया। हाँ, अगर मैं तुमसे नफरत करती तो मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन पाती? सही है दोस्त। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत समझ लिया था।
सोफी के मन में मेरे लिए अभी भी सिर्फ एक पाक दोस्ती का ही एहसास था। फिर भी उस एक आम सी लाइन की वजह से मैंने अपनी कल्पनाओं को बेकाबू होने दिया और अपना आपा खो बैठा। सोफी ने मेरी उलझन को देखा और मुस्कुरा दी। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, वो तो मुझे और ज्यादा चिढ़ाना चाहती थी और बच्चों जैसी हरकतें करना चाहती थी। रायन, क्या तुम्हें पसंद आया? उसकी हंसती हुई आंखें मेरी आंखों से मिली। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरे अंदर जो कुछ भी दबा था मैंने सब बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और दयालु हो और हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। जाहिर है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की ताकि सोफी मेरे लाल हो चुके कान न देख सके। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि मेरे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ का मतलब उसकी कही बात से बिल्कुल अलग था। भले ही वो उस बारे में ना सोच रही हो, पर मैं शांत होने का नाटक नहीं कर पा रहा था। ओह, सच में? तुम्हें भी ये पसंद आया? सोफी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। इसीलिए तुम हमेशा छुप छुप कर मुझे निहारना पसंद करते थे और आज तुमने मेरे चेहरे को छुआ ही। वो ऐसा नहीं था। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ। सोफी ने मेरी माफी को बीच में ही रोक दिया। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने अचानक सोचा कि एक बुरी लड़की बनना उतना भी बुरा नहीं था। ये घबराया हुआ अनाड़ी लड़का कुछ ज्यादा ही अडॉरेबल था। तुमने अभी तक मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रायन, तुम्हारी आंखों में मैं कैसी हूं? मैंने अपना सिर उठाया और सोफी की उस कोमल हंसती हुई नजर से आंखें मिलाई। मैंने पूरी संजीदगी से कहा, तुम पिछले 3 सालों से पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रहे हो। तुम कभी भी ग्रेड्स में टॉप 5 से बाहर नहीं हुई हो। तुम दयालु हो, आसानी से मिल जाने वाली हो और तुमसे बात करना बहुत आसान है। मेरे लिए तुम मेरी क्लासमेट हो, मेरी डेस्कमेट हो और एक बहुत अच्छी दोस्त भी हो। ऐसा लगता है कि मैंने तुम पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो। उसने जानबूझकर पसंद शब्द पर बहुत जोर दिया। भले ही मैं इससे इनकार कर दूं, फिर भी यह दोस्तों के बीच के एक इकरार जैसा ही लग रहा था। लेकिन मैं प्यार के उस एहसास के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो इकरार लगभग एक कन्फेशन जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं सिर्फ अपना सिर ही हिला सका। काफ़ी देर हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने भागने का एक बहाना ढूंढा। तुम यहीं क्यों नहीं सो जाते? तुम उस तरफ सो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम बातें जारी रख सकते हैं। ये सही नहीं लगता। तुम एक लड़की हो। अगर लड़की कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतने नखरे में दिखाओ, वरना भविष्य में तुम्हारे पॉइंट्स कट जाएंगे। सोफी मुझे एकटक देख रही थी, मेरी प्रतिक्रिया की हर एक छोटी से छोटी बारीक हरकत पर ध्यान देते हुए। मेरी झिझक, मेरा संकोच, मेरी शर्मिंदगी, इन सब ने उसके अंदर एक लालची चाहत को जगा दिया था। वो चाहत अब हिलोरे लेने लगी थी। ठीक है फिर, क्या तुम अभी सोने जा रही हो? मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। ठीक है। अंधेरे ने पल भर में रोशनी को निगल लिया। खिड़की से अंदर आ रही चांद की रोशनी बर्फ जैसी सफेद थी, जो सीधे सोफी के चेहरे पर गिर रही थी, उसे एक धुंधली चादर से ढकती हुई। वो बिना किसी तुलना के बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या यह सुंदर है? उसने मुझे चादर में डुबकते हुए देखा। इस मध्यम रोशनी में भी मेरी वो चोरी छिपे उसकी तरफ देखने वाली निगाहें उसकी नजरों से बच नहीं पाई थी। मैं एक जगह टिक नहीं पा रहा था। उस अंधेरे में लेटे हुए मुझे अपने दौड़ते हुए विचारों को शांत करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। नहीं, ये ठीक है। बहुत ठंड है, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। मैंने खुद को पूरी तरह से कंबल से ढक लिया। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था, मानो अभी सीने से बाहर कूद पड़ेगा। कुछ मिनटों बाद मैंने कंबल का एक छोटा सा कोना उठाया और देखा कि सोफी पहले ही लेट चुकी थी। बिना एहसास हुए मैंने ज़्यादा आरामदायक स्थिति ढूंढने के लिए अपने पैर मोड़ने शुरू किए, लेकिन कंबल के नीचे अचानक मेरा पैर दूसरे पैरों से छू गया। मैंने अपना पैर झटके से ऐसे पीछे खींचा मानो मुझे करंट लगा हो। रायन, तुम्हारे पैर बहुत ठंडे हैं। उस अंधेरे में गूंजी सोफी की कोमल आवाज ने इस छुअन को जैसे कोई अहमियत ही नहीं दी, लेकिन उस हल्की सी टिप्पणी ने मेरे पहले से ही बेचैन दिल के तारों को झकझोर कर रख दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्शन दूं। मैं बस मुंह से एक बेमतलब की आवाज ही निकाल सका। रात और गहरी और खामोश होती गई, क्योंकि बारिश की आवाज अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। खिड़की के बाहर की दुनिया बची हुई बूंदों की वजह से बिल्कुल धुंधली नजर आ रही थी। सोफी उस गर्म कंबल के अंदर थी और उसे महसूस हो रहा था कि पूरी हवा मेरी खुशबू से महक रही है। उसके शरीर के अंदर की वो हलचल, एक स्त्री की चाहत, बेकाबू होकर बढ़ने लगी। वो खुद को अपने ही शरीर को छूने से रोक नहीं पाई। उस उलझन और मदहोशी के बीच उसके गर्म पैर कंबल के नीचे बड़ी कोमलता से घूमने लगे। वो फिर से एक अनजाने स्पर्श को जगाने की कोशिश कर रही थी। पहले की तरह वो जानती थी कि उसे पसंद करने वाले लड़के के लिए ये शायद एक दुष्टता भरा और गुस्ताख मजाक था, लेकिन अब इस बात का कोई मोल नहीं था। हालांकि जैसी उम्मीद थी वो स्पर्श नहीं हुआ। सोफी चांद की रोशनी में उठकर बैठ गई और उसने देखा कि मेरे पैर बिस्तर के दूसरी तरफ इस तरह सिमटे हुए थे जैसे कोई डरा हुआ छोटा जानवर हो। उसी पल उसके अंदर की वो उत्तेजना और भी ज्यादा खौफनाक हो गई, मानो उसे उकसा रही हो कि वो इस मिठास को सीधे झपट ले और अपनी प्यास बुझाए। उस हल्की सी हरकत ने मुझे चौंका दिया। हकीकत में मैं भी सोया नहीं था। मैंने बिस्तर की तरफ देखा और सोफी को वहां बैठे पाया। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने अपनी आंखें मलते हुए धीमी आवाज में पूछा। मैं बाथरूम जा रही हूँ, सोफी ने बिस्तर से उठते हुए कहा। अपने स्लीपर्स पहनते हुए वो अंधेरे में मेरे करीब आई।
क्या तुम लाइट चालू नहीं कर रही हो? मैंने अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी सोने की पोजीशन बनाए कर पूछा। जरूरत नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है। असल में वो नहीं चाहती थी कि मैं उसका चेहरा देखूं। उसने सोचा कि इस वक्त उसका चेहरा यकीनन एक ना बताई जा सकने वाली चाहत से भरा होगा। उस कमरे में मेरी खुशबू बेहद रूहानी लग रही थी, जो उन छिपे हुए गंदे ख्यालों को बार बार जगा रही थी। वो दरवाजे के पास पहुंची और उसने हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन उसे दबाया नहीं। कुछ सेकंड बाद उसने बिस्तर के पास खड़े होकर अपना सिर घुमाया। उसने नीचे मेरी तरफ देखा। दरवाजा खुलने की आवाज कभी नहीं आई। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सोफी बिस्तर के कोने पर बैठी थी, उस अंधेरे में मुझे एकटक घूरती हुई। उसका वो अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत चेहरा साफ साफ पहचानना मुश्किल था। क्या बात है? क्या तुम बाथरूम नहीं जा रही थी? सोफी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे चेहरे को सहलाया। उसकी उन खूबसूरत आंखों और भावों में मुझे घबराहट की एक झलक दिखाई दी। अचानक वो बुज़दिल नहीं बनना चाहती थी। कितना आज्ञाकारी लड़का है। मेरा कैसा दिलचस्प रिएक्शन होगा। सोफी ने अपने सूखे होठों को चबाया। अचानक उसने मेरे गाल को भींचा और एक बेहद मदहोश कर देने वाले लहजे में थोड़ा खींच कर कहा, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। क्या मैं अगली बार के लिए एडवांस बुकिंग कर सकती हूँ? तुम मुझे कहीं और भेज सकते हो। मजाक करना बंद करो, काफ़ी देर हो चुकी है। अच्छी तरह सो जाओ। क्या तुम्हें बाथरूम नहीं जाना था? तो फिर मैं जा रही हूँ। सोफी ने अपने गाल फुला लिए। जाहिर है कि वो मेरे इस इनकार से संतुष्ट नहीं थी। उसका वो गुस्से वाला रूप असल में काफी प्यारा लग रहा था। वो बाथरूम पहुंची, ग्लास डोर बंद किया और उसे लॉक कर दिया। वो दीवार से सटकर सिमट गई। नीचे बैठते हुए वो खुद को और रोक नहीं पाई। उसे अभी कुछ देर पहले की उस छुअन का एहसास याद आ रहा था। सब कुछ मेरी उस साफ धूप जैसी खुशबू से भरा हुआ था। उस माहौल में ऐसा लग रहा था मानो वो शराब की एक मीठी और खुशबूदार महक के बीच घिरी हो। चमकदार चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, उसके बदन को रोशन करती हुई। दीवार पर एक शालीन और गरिमामयी परछाई बिखेर रही थी। उसके लंबे बाल उसकी गर्दन के पीछे बिखरे थे। पसीने बूंदों से भीगी कुछ लटें उसके गालों पर चिपकी थीं। एक लाली ने उसके पूरे नाजुक चेहरे को ढक लिया था। वो घनी रात किसी पर्दे की तरह उसके आधे शरीर को छुपाए हुए थी, जो अंधेरे में उबा था। हर एक छोटी सी आवाज बहुत तेज लग रही थी। उसने अपने कानों में अपनी ही सांसों की गूंज सुनी, जो बिल्कुल ठंडी और बिखरी हुई थी। लियो लियो। बिना किसी साफ वजह के उसने बेहद धीमी आवाज में मेरा नाम बुदवाया। उसके दिमाग में मेरी वो साफ और सुंदर छवि इतनी मासूम, इतनी साफ गूंज रही थी कि वो अनजाना और जानबूझकर किया गया स्पर्श मेरी झिझक को जगा सकता था, जिससे उसके अंदर मुझे अपना बनाने की चाहत और बढ़ रही थी। वो खड़ी हुई खिड़की के पास गई और उसे खोल दिया। बारिश के बाद की उस रात से एक ताज़ा खुशबू आ रही थी। उसने अपनी आंखों की उस चाहत के शांत होने का इंतजार किया, इससे पहले कि वो कमरे में वापस लौटती। वो फिर से वही शांत और खूबसूरत सोफी बन गई थी। मैं पहले ही सो चुका था। मेरे सिमटे हुए पैर अब थोड़े रिलैक्स हो चुके थे। मेरी सांसें बिल्कुल कोमल और एक लय में चल रही थीं। सोफी अचानक एक शर्त लगाना चाहती। ये शर्त कि अगले दिन कौन पहले सोकर उठेगा। ये शर्त कि क्या मैं उसकी बात पर यकीन करूंगा। सोचते सोचते वो पहले ही मेरे सामने लेट चुकी थी। मेरा सोता हुआ चेहरा, जिसमें अभी भी मासूमियत की एक झलक बाकी थी, ठीक उसकी आंखों के सामने था। लियो लियो। उसने बेहद धीमी आवाज में मेरा नाम फुसफुसाया, यह मानते हुए कि मैं काफी गहरी नींद में हूं। बड़ी सावधानी से उसने मुझे गले लगा लिया, मेरी सांसों को अपनी नाजुक कॉलर बोन से टकराते हुए महसूस करती हुई। सोफी एक लड़की के हिसाब से काफी लंबी थी, लेकिन एक पुरुष के रूप में मुझसे तुलना की जाए तो उसका बदन अभी भी छोटा सा था। वो कोई भी ऐसी अचानक हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जिससे मेरी आंख खुल जाए, इसलिए वो गले लगाना थोड़ा सा बनावटी लग रहा था। उसने अपने दिल की उस बेकाबू धड़कन को रोका। उसने मुझे और भी ज्यादा कसकर थामने की हिम्मत की, अपने पूरे शरीर से महसूस करती हुई इस वजूद को जिससे वो इतना प्यार और लगाव रखती थी। तुम्हारी बाहों में इस तरह मर जाना भी बिल्कुल बुरा नहीं होगा, सोफी ने सोचा, मुझे पूरी तरह से सिर्फ अपना बनाने के लिए, उस अनंत अंधेरे में पिघल जाने के लिए। वो इस अंत से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन वो इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती थी? मैं उस पर इतना भरोसा करता था, मैं उसे इतना पसंद करता था, और वो अपनी एक जिद के लिए मुझे इस तरह दलदल में खींचने की दुष्ट चाहत रखती थी, मुझे हमेशा के लिए उस दलदल की गहराइयों में कैद रखने के लिए। आई एम सॉरी लियो, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन तुम किसी और के प्यार में नहीं पड़ सकते। तुम सिर्फ मेरे हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगी। खुशकिस्मती से सोफी मुझसे पहले सोकर उठ गई थी। इस तरह सुबह उठना और मेरे सोते समय उसके शांत चेहरे को महसूस करना बहुत सुखद होता है। वो खुलकर सामने आ सकती है और मेरे साथ एक ही बिस्तर शेयर करने वाले भविष्य का हक जता सकती है, बिना इस तरह छुप छुप कर करने की जरूरत के। यह अफसोस की बात है कि वो मेरी उस घबराहट और बेचैनी को नहीं देख पाई जो मेरे पहले उठने पर होती। सोफी को महसूस होने लगा था कि वो इसे पसंद करने लगी है। ये छुपे हुए काम और मेरे जरिए पकड़े जाने का वो रोमांच, आखिरकार वो वही है जिसे मैं पसंद करता हूँ। कभी कभी वो सोचती है, क्या हो अगर वो पहले कन्फेस कर दे, तब वो खुलकर मुझसे वो सब मांग सकती है जो वो चाहती है, और शायद उस मिठास को भी चख सकती है जो हड्डियों तक को छू जाए। लेकिन सूझबूझ हमेशा उसे आखिरी पल में रोक देती है।
उसके लिए मेरा प्यार इतना गहरा होना चाहिए कि वो हर एक चीज़ पर हावी हो जाए। मुझे उन बंधनों को तोड़ना होगा जो मुझे रोकते हैं और अपनी मर्जी से अपने प्यार का इजहार करना होगा, वरना उसे कभी संतोष या सुकून महसूस नहीं होगा। सुबह की पहली किरण फूट पड़ी। वो मेरे चेहरे पर बिखर गई। एक आखिरी बार जोखिम उठाने का ख्याल उसके दिमाग में आया। सोफी थोड़ा आगे झुकी और उसके गुलाबी होंठ मेरे होंठों से हल्के से छू गए। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में अकेला था। संडे की थकान मुझे थोड़ा और सोने के लिए उकसा रही थी, लेकिन मैं किसी मेहमान के सामने इस तरह बिखरे हुए रूप में नहीं दिख सकता था, खासकर तब जब वो वही लड़की हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैं बिस्तर से उठा। मैंने कमरा छोड़ा। मेज़ पर चावल के दलिए का एक गर्मा गर्म बोल और कुछ बंस रखे थे। सोफी खिड़की के पास मेज़ के किनारे बैठी थी, खोए हुए अंदाज में बाहर हवा में उड़ते पत्तों को देख रही थी। लियो, तुम उठ गए? उसने चेहरे पर एक स्वाभाविक और पवित्र मुस्कान के साथ पीछे मुड़ते हुए कहा। मैं बस तुम्हें उठाने ही वाली थी। जल्दी से खा लो, अगर खाना ठंडा हो गया तो ये अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू। एक होस्ट होने के नाते मेरा एक मेहमान के जरिए इस तरह ख्याल रखा जाना। मैं कितना नाकारा हूँ। इतना ज़्यादा मत सोचो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुँह। मैं ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। सोफी ने अपना सिर घुमाया और बाहर के उस सूने और उदास सर्दियों के नज़ारे को एकटक देखना जारी रखा। कल रात की बारिश ने ज़मीन पर पानी के गड्ढे छोड़ दिए थे। आसमान बिल्कुल साफ, नीला और धुला हुआ था। उसने अपना फ़ोन निकाला, कुछ स्क्रॉल किया और अपने हिडन एल्बम में मौजूद मेरे सोते हुए चेहरे की उस फोटो को देखा, जिसके साथ मेरी नींद में मुझे किस करने की उसकी तस्वीर भी थी। वो अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाई। उसी पर एक ऑफिस में एक औरत हाथ में एक फाइल थामे खड़ी थी। मिस मिलर, ये रहा उस लड़के का सारा डेटा जो आपने मांगा था। थैंक यू। एलेना मिलर ने मेज़ पर मेरी जानकारियों को दर्ज करने वाली उस रिपोर्ट को खोला और वो उस कड़कड़ाती ठंड को याद करने से खुद को रोक नहीं पाई जब वो जेल से बाहर आया था। वो लड़का जो इतना बेकसूर और प्यारा था, जो बिल्कुल पवित्र था, वो इतना खूबसूरत बच्चा नहीं हो सकता था। लेकिन फिर ठीक उसी की तरह उसने भी किस्मत के उस दर्द को झेला था जिसने उसके दिल की गहराइयों में जख्म छोड़ दिए थे। अंतर सिर्फ इतना था कि उस दर्द ने उसके अंदर नफरत और दरिंदगी को जन्म दिया था और उसके दिल में स्वार्थ का एक बीज बो दिया था। वो हिंसक और ठंडा बन चुका था, अपने दुश्मनों को खत्म करने और अपनी पसंदीदा चीज को झपट लेने के काबिल। उसने बार बार पन्ने पलटे। एलेना मिलर की आंखों के सामने लियो का नाम उभर आया। फाइल का आखिरी पन्ना लियो की ही जानकारी का था, जिसके साथ एक फोटो भी लगी थी। उसका चेहरा उसके चेहरे से कम नहीं था। वैसी ही ठंडी और शांत आंखें जो किसी जहरीले सांप जैसी लगती थीं। अगर मैं अपनी कोई चीज़ वापस नहीं पाती तो शायद कोई और मुझसे पहले बाजी मार ले जाएगा। इसलिए जाओ और जल्दी आराम करो। अगर तुम कल सुबह के लेक्चर के दौरान सो गए तो मैं प्रोफेसर के सामने तुम्हारा बचाव नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है। मैं फिर अब लॉग ऑफ कर रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। चैट विंडो में अब कोई नया मैसेज नहीं आया। मैंने हिस्ट्री चेक की। दर्जनों बेमतलब की बातें एक जवानी की उलझन को बयां कर रही थीं। पहले सोफी के साथ चैट करना और फिर सो जाना मुझे बहुत खुशी देता था। उसने एक खुशबूदार गुलाब की तरह और भी ज्यादा खूबसूरत और चमकदार मेकअप कर रखा था, बिल्कुल तरोताजा और जीवंत। गुड नाइट लियो, सिस्टर वापस आ गई है। क्या तुम अभी तक सोए नहीं? एलेना ने हमेशा की तरह उसी दयालु और कोमल अंदाज में मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराया। मैं बस सोने ही वाला था। सर एलेना, आप इतनी देर से क्यों लौटी? मैं बस अभी काम खत्म करके आ रही हूँ। जैसे ही काम पूरा हुआ मैं वापस आने के लिए खुद को रोक नहीं पाई। यहाँ आओ, अपनी सिस्टर को गले लगाने दो। मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा है, क्या तुम्हें मेरी याद आई? एलेना ने अचानक मुझे गले लगा लिया, अपनी ठोड़ी को मेरे कंधे पर टिकाते हुए, मेरे शरीर की उस साफ धूप जैसी खुशबू को महसूस करती हुई। वो काफी देर तक मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। बिल्कुल, मुझे आपकी याद आई सिस्टर। एलेना, आप मुझे बहुत कसकर खींच रही हैं। आई एम सॉरी। तुम्हारी सिस्टर थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। एलेना ने मुझे छोड़ दिया और मेरे सिर को सहलाया। तुम्हारी सिस्टर उदास हो जाएगी। उसने मेरे साफ माथे को छुआ। उसका लहजा थोड़ा शिकायत भरा लग रहा था। ये ठीक है, लेकिन मेरे घर की लाइट्स अभी बंद नहीं हुई हैं। तुम्हारी सिस्टर उन्हें बंद कर देगी। जाओ, सो जाओ लियो। विरोध करना अब बिल्कुल बेकार लग रहा था। मैं बेबस होकर एलेना के कमरे में चला गया। वो बिल्कुल साफ सुथरा था। एक अलमारी, एक मेज और एक डबल बेड, बिना किसी फालतू की सजावट के। एक कुंवारी लड़की के कमरे का वहां कोई नामो निशान नहीं था। बिल्कुल सावर मैच्योर। मैं थोड़ी देर के लिए बिस्तर के कोने पर बैठ गया और जल्द ही दरवाजा खुला। एलेना ने बड़ी सहजता से अपना कोट उतारा, हीटर चालू किया और मुझसे बेहद धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ, सोए नहीं? क्या तुम थके नहीं हो? ध्यान रखना कि कल सुबह तुम्हारी आंख देर से न खुले। सिस्टर लेना, क्या आप भी यहीं सो रही हैं? मैंने अपने अंदर की उलझन को जाहिर किया। एलेना की स्वाभाविक हरकतों से ऐसा कोई इशारा नहीं मिल रहा था कि वो दूसरे कमरे में सोना चाहती हो। बिल्कुल, दूसरे कमरे में बिस्तर नहीं लगा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपके लिए सही नहीं है सिस्टर एलेना। बेहतर होगा कि मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। मैं जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ, एलेना बिस्तर पर मेरे ऊपर झपट पड़ी और मेरे शरीर को नीचे दबोच लिया। उसकी यह हरकत काफी मजबूत थी, जिसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही दयाल और कोमल भाव था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी सिस्टर को मना नहीं कर सकते। लियो, क्या तुम वाकई अपनी सिस्टर को उदास देखना चाहते हो? यह सही नहीं है।
सिस्टर एलेना, मैं अब लगभग बालिग होने वाला हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सिर्फ साथ में सोना ही तो है। हम कुछ और नहीं करने वाले। लियो का कमरा बहुत ठंडा है। तुम्हारी सिस्टर नहीं चाहती कि तुम्हें ठंड लगे। असल में मेरा कंबल काफ़ी मोटा है, मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही। अगर तुम फिर से मना करोगे तो तुम्हारी सिस्टर रोने लगेगी। एलेना की आवाज़ में एक हल्का सा रोने का लहजा घुल गया था। वो बेहद कोमल और लाचार लग रही थी। हालांकि मेरे चेहरे पर उसकी छुअन में एक ऐसा अंदाज था जो किसी बहस की इजाज़त नहीं देता था। ठीक है, हम साथ सोएंगे। मैं कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया और आखिरकार मैंने घुटने टेक दिए। मैंने आखिरकार बात मान ली। एलेना की आंखों में ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी वही सीधा साधा और मासूम बच्चा था। वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी मानो किसी परेशान छोटे लड़के का ख्याल रख रहे हो। वो काफ़ी लापरवाह और पूरी तरह से बिना किसी बचाव की थी। मैं बिस्तर पर लेट गया और कंबल को खुद पर डाल लिया, जितना हो सके उतनी जगह छोड़ते हुए। ऑपोजिट सेक्स के प्रति मेरी झिझक ने मुझसे अनजाने में ही सही उतनी दूरी बना रखने पर मजबूर किया जितनी मुमकिन थी, भले ही हम एक ही बिस्तर पर थे। मैंने बिस्तर के पास खड़ी उस औरत को कनखियों से देखा जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने देखा कि एलेना ने अचानक एक बटन खोल दिया। सच एलेना, मैं अभी भी यहीं हूँ। आप क्या कर रही हैं? क्या आप पैजामास बदल रही हैं? अगर तुम कुछ देख भी लो तो कोई बात नहीं। तुम्हारी सिस्टर को कोई आपत्ति नहीं है? एलेना ने बड़े लापरवाह अंदाज में कहा। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर कंबल के नीचे छुपा लिया। अंदर से मुझे कुछ हरकतों की आवाज़ आई। मुझे महसूस हुआ कि कोई करीब आ रहा है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एलेना अब अपने पजामाज में थी और मेरे बेहद करीब आ चुकी थी, करवट लिए हुए मेरी तरफ मुंह किए मेरी आंखों में झांक रही थी। लियो, क्या तुम चोरी छिपे देख रहे थे? वो एक मीठी और खुशमिजाज मुस्कान मुस्काई। उसका लहजा काफ़ी मजाकिया था। मैंने थोड़ा सा देखा, वो बहुत ज़्यादा करीब है। मैंने पहले ही बिस्तर का एक बड़ा हिस्सा उसके लिए छोड़ दिया था, लेकिन एलेना अभी भी बिल्कुल वहीं थी, मानो वो जानबूझकर मेरे करीब आना चाहती हो, अपनी नज़रें मुझ पर टिकाए हुए। उसकी आंखें बिल्कुल साफ और चमकदार थीं, जो एक दिलकश जादू बिखेर रही थीं। मेरी तरफ उसका देखना पूरी तरह से एक सम्मोहन से भरा था, मानो वो मेरी रूह को अपने वश में कर सकती हो, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी कहानियों में होता है। क्या लियो वाकई इतना ज़्यादा कॉन्शियस है, या फिर तुम्हारी सिस्टर में उतना आकर्षण नहीं है? उसने एक बेहद मीठी आवाज़ में कहा, अपने से 5 साल छोटे भाई का मजाक उड़ाते हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टर एलेना बहुत सुंदर हैं, बहुत आकर्षक हैं। मैं तो बस चोरी छिपे देखने में शर्मा रहा हूँ। तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि यह ठीक है। लियो अगर चाहे तो देख सकता है, या फिर ऐसा है कि कोई लड़की तुम्हें पसंद है और इसीलिए तुम अपनी सिस्टर की तरफ नहीं देखोगे। मेरा दिल एक सेकंड के लिए ठहर गया। मैंने शर्माते हुए एलेना की आंखों से आंखें मिलाईं। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मानो वो मेरे बारे में हर एक चीज़ को समझ सकती थी और उसकी फिक्र कर सकती थी। वो सारे ख्याल जिन्हें मैं जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मैं हिचकिचाया, ये सोचते हुए कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए। मैंने मदहोशी में अपना सिर हिला दिया। एलेना के चेहरे से वो कोमल मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। उसकी आंखों के कोने में उभरने वाला वो भयानक रूप बमुश्किल ही छुपाया था। उसने जल्दी से खुद पर काबू पाया और अपनी भावनाओं को दबाते हुए पूछा, वो लड़की जिसे मैंने पिछली बार देखा था? मैं उसकी उस पल भर की अजीब हरकत को नोटिस नहीं कर पाया। मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया। पिछली बार जब मैंने पूछा था तो क्या तुमने मना नहीं किया था? लियो एक झूठा लड़का है, एक बुरा लड़का है। उस वक्त मुझे नहीं लगता था कि मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और क्या वो तुम्हें पसंद करती है? मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया। हकीकत में उसकी बहुत सी हरकतें ये दिखाती थीं कि मैं उसके लिए स्पेशल था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं इसे प्यार का नाम दे सकूं। जब तुम छोटे थे तो लियो कहता था कि वो अपनी सिस्टर को पसंद करता है, कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। लियो का दिल बहुत चंचल है। इस साफ मजाक ने हालांकि मुझे खामोश कर दिया। हम दोनों जानते हैं कि बच्चों की बातों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन मैं अपनी कही बात पर टिके रहने के सिद्धांत को भी समझता हूँ। मैं जवानी के अपने उन जज्बाती शब्दों से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। खैर खैर, तुम्हारी सिस्टर तो बस मजाक कर रही थी। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। लियो को जवान और खूबसूरत लड़कियां ज़्यादा पसंद है। कम उम्र की लड़कियों को पसंद करना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा। सिस्टर एलेना अपनी उम्र के सबसे बेहतरीन दौर में है, पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। हाँ, तुम्हारी ज़बान बहुत मीठी है। एलेना ने मेरे सिर को सहलाया, मेरे अब पूरी तरह बदल चुके हाव भाव को देखते हुए। उसने मेरी झिझक और मेरी बेचैनी को नोटिस किया। मैं हमेशा एक दूरी बनाए रख रहा हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं, इंसान को बड़ा होना पड़ता है और मुझे समझदार बनना ही होगा। वैसे एलेना, आप मेरा इतना ज़्यादा ख्याल क्यों रखती हैं? इसे इतनी सहजता से स्वीकार करने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे अंकल ने पहले ऐसा क्यों कहा था? एलेना ने खिड़की से बाहर रात के उस आसमान की तरफ देखा जहां चमकदार सितारे उस घने अंधेरे को सजा रहे थे।